अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक नावल बाय अनवार अलीगी, मस्कन। नेक्स्ट एपिसोड। प्यारे भाई, बात यह है, प्रोफेसर मुजाहिद ने अलिफ लैला छेड़ी, हमारी बहू के पीछे ये खबीस समुंदर से लगाए। बहू जब अपनी फैमिली के साथ हॉक्स बे गई तो ज़रूरत के तहत उन झाड़ियों में चली गई जो हट के बाएं जानिब मौजूद थीं। अगरचे हमारी बहू अपनी 2 बहनों के साथ गई थी, लेकिन बहनें झाड़ियों के बाहर खड़ी रही थीं जबकि अंदर चली गई थी। उधर किसी के आने का इम्कान ना था। बहू एहतियातन अपनी निगरानी के लिए उन्हें अपने साथ ले गई थी। हमारी बहू को ये बात नहीं मालूम थी कि इन झाड़ियों में किसी खबीस का बसेरा है। बहू झाड़ियों से खौफजदा होकर ज़रूर निकली, लेकिन वो यह दराक ना कर सकी कि किस किस्म की बला उसने अपने सर चढ़ा लिया। इस तरह की चीज़ें बंदे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। उनका तरीक़ा वारदात ये होता है कि बंदे को मफलूज कर देती हैं, उसे बीमार डाल देती हैं, उसकी रगों में खून के साथ गर्दिश करने लगती हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुतासिर बंदे को भी कुछ नहीं मालूम होता, बस वो खुद को बीमार समझता है। इस खबीस ने बहू को पूरी तरह जकड़ लिया है। इसके घुटने बेकार कर दिए हैं। दम किए हुए पानी से वह वक्ती तौर पर संभल गई है, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं। हमारी बहू को इस खबीस से आज़ाद कराना होगा। निसार अयूब प्रोफेसर की कहानी मुंह खोले सुन रहे थे। इस इंकशाफ पर कि उनकी बहू नाजनीन किसी की चपेट में है, वह सख्त परेशान हो गए। घबरा कर बोले, प्रोफेसर मुजाहिद, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे और पाकिस्तान आज़ाद होगा। प्रोफेसर मुजाहिद ने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब, मैं संजीदा हूँ। निसार अयूब बोले, तो प्यारे भाई, मैंने कौन सी गैर संजीदा बात की है कि अंग्रेज़ के जाए बगैर पाकिस्तान आज़ाद हो सकता है? पर नाला फिर वहीं गिरा। आप मुझे मुआफ़ नहीं कर सकते? निसार अयूब की परेशानी में कोई कमी ना आई। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपकी परेशानी से क्या होगा? वो खबीस तो भागने से रहा, फिर कौन भगाएगा उसे? मैं भगाऊंगा उस खबीस को। निसार अयूब, आप परेशान क्यों होते हैं? प्रोफेसर मुजाहिद ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, जहाँ से वो आया है उसे वहीं छोड़कर आना होगा। जान छोड़ेगा वो? निसार अयूब ने पूछा। कोशिश तो मेरी यही होगी। प्रोफेसर मुजाहिद संजीदगी से बोले, मैं एक सफ़ेद धागा दूंगा, उसमें 7 गिरह लगी होंगी। ये धागा उसी जगह समुंदर में फेंकना होगा जहाँ से वो पीछे लगा था। बहू को साथ ले जाना होगा। ये काम आपकी निगरानी में होगा। अली निसार हमरा जा सकती हैं, भाई को भी साथ ले जाना होगा। प्रोफेसर साहब, कोई परेशान कौन मसला तो दरपेश नहीं होगा? निसार अयूब झिझकते हुए बोले, क्या आप साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं साथ नहीं जाऊंगा। मैं सैटेलाइट के ज़रिए इस ऑपरेशन की निगरानी करूंगा। आखिर को मैं किसी अमरीकी सदर से कम हूँ? एक बार फिर उनकी रगे ज़राफ़त फड़की। उनकी बात सुनकर निसार अयूब मुस्कुराए बगैर न रह सके। जाना कब होगा? आज क्या दिन है? फिर फ़ौरन ही बोले, आज तो इतवार है। तो प्यारे भाई, आपको हॉक्स बे जाना होगा जुमेरात की सुबह, ठीक है? जुमेरात की सुबह 7:30 बजे के करीब निसार अयूब अपने बहू बेटे और बेगम फरीदा के साथ गाड़ी में हॉक्स बे की जानिब आज़मे सफ़र हुए। प्रोफेसर मुजाहिद फजर के बाद घर आकर निसार अयूब को धागा दे गए थे। साथ बता गए थे क्या करना, कैसे करना है। ये बटा हुआ धागा था, डोरी नुमा, कोई 9 इंच लंबा होगा। इसमें 7 गिरहें लगी थीं। निसार अयूब ने बहुत एहतियात से इसे अपनी जेब में रख लिया और रास्ते भर जेब में रखकर तस्दीक करते रहे कि धागा जेब में मौजूद है या नहीं। मसला ये था कि उस जगह कैसे पहुंचा जाए जहां 10 माह पहले नाजनीन की फैमिली ने पिकनिक मनाई थी। नाजनीन को रास्ता मालूम ना था, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि अगर उन्हें आसपास के इलाके में पहुंचा दिया जाए तो वो हट पहचान लेंगी। अली निसार ने नाजनीन के भाइयों से बात करके उस हट की लोकेशन का अंदाज़ा कर लिया। उस वक्त गाड़ी अली निसार ही चला रहे थे। प्रोफेसर मुजाहिद की हदायत थी कि यह धागा उसी हट के सामने समुंदर बुर्द किया जाए जहाँ यह पिकनिक मनाई गई थी। अगर हम उस जगह ना पहुँच सके तो? निसार अयूब ने पूछा था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लोग ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे। प्रोफेसर मुजाहिद के लहजे में यकीन था और ऐसा ही हुआ। किसी खास वक्त के बगैर वो लोग मतलूबा हट तक पहुँच गए। निसार अयूब ने अपने बेटे अली निसार को गाड़ी में दोनों खवातीन के साथ छोड़ा और खुद समुंदर की तरफ चले। समुंदर से उतरते ही ढलानी रास्ता था जो हट तक पहुँचते पहुँचते हमवार हो गया। दाएं जानिब घनी झाड़ियाँ थीं। गाड़ी में मौजूद किसी को मालूम ना था कि निसार अयूब यहाँ क्यों आए हैं। अलबत्ता अली निसार को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि अब्बा प्रोफेसर मुजाहिद की दी हुई कोई चीज़ समुंदर बुर्द करने आए हैं। प्रोफेसर ने जो कुछ बताया था वो बस निसार अयूब तक महदूद था। निसार अयूब बज़ाहिर पूरे एतमाद से समुंदर की जाने बढ़ रहे थे, लेकिन कभी चंद लम्हों के लिए खौफ की एक लहर आकर गुजर जाती थी। हट के दाएं जानिब से रास्ता घूमकर समुंदर पर निकलता था। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। समुंदर पूरी आबोताब के साथ रोशन था। समुंदर पर अभी रश ज़्यादा नहीं था। 1-2 खानदान समुंदर की लहरों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। निसार अयूब ने अपने जूते उतार कर रेत पर रखे और पैंट के पांचे चढ़ाकर समुंदर की तरफ बढ़े। जब वो घुटनों तक पानी में चले गए तो उन्होंने खड़े होकर एक नज़र अपने अतराफ डाली। कोई मुतवज्जा ना था। उन्होंने जेब से धागा निकाल कर इसे तय किया और जितने ज़ोर से इसे समुंदर की तरफ उछाल सकते थे उछाला और फ़ौरन वापसी के लिए कदम उठा दिए।
प्रोफेसर मुजाहिद की खास हिदायत थी कि जब धागा समुद्र में फेंक दो तो फिर पलट कर मत देखना। निसार अयूब ने मनोवान उनकी हिदायत पर अमल किया था। नाजनीन और फरीदा गाड़ी में बैठी थी। अली निसार गाड़ी से उतरकर सड़क पर टहल रहे थे। वो बेचैनी से निसार अयूब का इंतजार कर रहे थे। जैसे वो उन्हें आते नजर आए वो उनकी तरफ लपके और करीब पहुंचकर बोले, अब्बा जान, हो गया काम? हाँ बेटा, निसार अयूब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कोई परेशानी तो नहीं हुई? अली निसार ने पूछा। नहीं बेटा, निसार अयूब बोले। अली, इधर का हाल सुनाओ, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? नाजनीन ने परेशान तो नहीं किया? अब्बाजान, जैसे ही आप समुंदर की तरफ गई तो नाजनीन ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से नाजनीन को समझा बुझा कर रोका। अली ने बताया। क्यों निकलना चाह रही थी? वो झाड़ियों में जाना चाह रही थी, अली निसार ने बताया। फिर? निसार अयूब बोले। अम्मी ने कहा कि जब तक अली के अब्बाजान नहीं आ जाते तुम बाहर नहीं निकल सकती। वो बाहर निकलने को सख्ती से मना कर गए हैं, अली निसार ने कहा। वो दोनों बातें करते गाड़ी तक आ गए थे। अली निसार ने पूछा, चलें अब्बा? हाँ, निसार अयूब ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। अली निसार घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गए। अब्बा जान, नाजनीन ने पीछे से मुखातिब किया। उनकी आवाज़ में अजीब वहशत थी। निसार अयूब परेशान हो गए। उन्होंने पलटकर कहा, जी बेटा। अब्बा जान, मेरी बात सुने। निसार अयूब को महसूस हुआ जैसे नाजनीन कोई खास बात करना चाह रही है। उन्होंने पूछा, क्या उतर कर तुम्हारे पास आ जाऊं? जी अब्बा जान। नाजनीन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। निसार अयूब फ़ौरन गाड़ी से बाहर आ गए और पिछले दरवाजे से नाजनीन ने उतरने की कोशिश की तो फरीदा ने उन्हें पकड़ लिया और सख्ती से बोली, बाहर मत निकलो। भाई क्या मसला है? निसार अयूब ने बीवी से मुखातिब होकर कहा। कुछ नहीं, आप गाड़ी में बैठें और चलें, फरीदा फैसलाकुन अंदाज में बोली। निसार अयूब खामोशी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गए तो पीछे से फरीदा की आवाज़ आई, अली जल्दी चलो। अली निसार ने तेज़ी से गाड़ी बैक की और फिर तेज़ी से ही घुमाकर सड़क पर डाल दी। 15-20 मिनट तक गाड़ी में खामोशी का राज रहा। निसार अयूब चाह रहे थे कि किसी पब्लिक बूथ से टेलीफोन करके प्रोफेसर मुजाहिद को सूरत हाल से आगाह कर दें, लेकिन रास्ते में कोई पब्लिक बूथ नज़र नहीं आया। तब उन्होंने एक जनरल स्टोर देखकर गाड़ी रुकवाई और अली से कहा, बेटा देखना यहाँ टेलीफोन है क्या? अली ने स्टोर से वापस आकर बताया, जी अब्बा जान, टेलीफोन है। निसार अयूब गाड़ी से उतरे तो फरीदा भी बाहर आ गई और उनके पीछे आते हुए बोली, सुनिए। क्या हुआ? निसार अयूब ने रुककर पूछा। वो नाजनीन को वॉशरूम की शदीद ज़रूरत है, परेशान हो रही है, फरीदा ने कहा। लेकिन यहाँ कहाँ जाएगी? निसार अयूब ने इधर उधर नज़रें घुमाई। बाएं हाथ एक और जैली सड़क थी और 7 क्वार्टर नुमा घर बने हुए थे। उन्होंने कहा, यहीं किसी घर में जाना होगा। ठीक है, मैं ले जाती हूँ, फरीदा ये कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। बेगम 1 मिनट, निसार अयूब ने उन्हें रोका। मैं ज़रा प्रोफेसर मुजाहिद को फ़ोन करके आ जाऊँ, फिर आप ले जाइएगा। अच्छा। फरीदा ने इस बात में गर्दन हिलाई और गाड़ी में जा बैठी। 2 मिनट बाद ही निसार अयूब स्टोर से बाहर आ गए और नाजनीन को वॉशरूम ले जाने का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा, जल्दी वापस आ जाएं। 10-15 मिनट में दोनों की वापसी हो गई। घर के मकीन बाइखलाक थे। उन्होंने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि चाय पीने की पेशकश की। नाजनीन जो वहशत ज़दा और उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी वो अब शांत हो चुकी थी। वापसी पर जाने क्यों इस कदर ट्रैफिक जाम हो गया कि घंटे 1.5-2 घंटे का सफ़र 3-4 घंटे में कटा। जब घर पहुंचे तो थकन से सबका बुरा हाल था। रात को प्रोफेसर मुजाहिद निसार अयूब के घर आ गए। उन्होंने तफसील से सारा हाल सुना और फिर अपने मखसूस अंदाज में बोले, प्यारे भाई, आपका दौरा कामयाब रहा। वो जहाँ से आया था उसे वहीं वापस भेज दिया। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर बहू को गाड़ी से निकालकर झाड़ियों में ले जाने की कोशिश की थी, जिससे भाभी ने नाकाम बना दिया। अगर नाजनीन बेगम के कंट्रोल में ना आती और झाड़ियों में चली जाती तो सवाल हुआ, तो कुछ ना होता, थोड़ी बहुत पेचीदगी हो जाती, हम संभाल लेते, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। अब क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है, प्रोफेसर मुजाहिद मुस्कुरा कर बोले। उसके अलावा? निसार अयूब ने पूछा। आप ज़रा बहू को बुलवाएं, मैं एक नज़र देख लूँ, फिर आगे का बताता हूँ। ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे में जाकर उन्होंने अली निसार को आवाज़ लगाई, अली ज़रा बहू को तो ले आओ। जी अच्छा अब्बा जान, अंदर से आवाज़ आई। घुटने की तकलीफ़ कैसी है? कम है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, 1-आध हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई एहतियात वगैरह? बस मगरिब के बाद बहू घर से बाहर ना निकले, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा, और अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो मगरिब के आध घंटे के बाद घर से निकले और टेलीफोन पर मुझे बता दें। ठीक है, निसार अयूब ने कहा। इतने में नाजनीन अली निसार के साथ ड्राइंग रूम में आ गई। प्रोफेसर मुजाहिद ने उन्हें अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया, एक नज़र अधखुले चेहरे पर डाली और दोनों हाथों के नाखूनों को बगौर देखा और एक पुरसुकून सांस लेकर बोले, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके बाद नाजनीन से मुखातिब हुए, बस जाएं बेटा, अल्लाह ने आप पर बड़ा करम कर दिया। नाजनीन ने अदब से प्रोफेसर मुजाहिद को सलाम किया और अली निसार के साथ ड्राइंग रूम से निकल गईं। प्यारे भाई, बात यह है, नाजनीन के जाने के बाद प्रोफेसर मुजाहिद निसार अयूब से मुखातिब होकर बोले, सैलाब हमेशा तबाही लाता है, जब वो वापस जाता है तो अपनी तबाही के निशानात छोड़ जाता है। इन खबीसों का भी यही वतीरा है।
जब किसी लड़की को जकड़ते हैं तो इसे तोड़ फोड़ कर रख देती हैं और वापसी पर अपने असरात छोड़ जाती हैं। अल्लाह मालिक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पानी की एक बोतल मंगाओ, मैं पानी दम कर देता हूँ। बहू वह पीती रहे, पानी ख़त्म होने लगे तो उसी में और मिला ले। ठीक है। हाँ, एक और बात। फिर जो बात प्रोफेसर मुजाहिद ने बताई वो खासी चौंका देने वाली थी। उधर दिलदार बख्श और खालिद कुरैशी की गाड़ी ने कलाबाजी खाई और इधर माई पंखी कोयले से लकीर खींचती खींचती रुक गई। उसने अचानक एक ज़ोरदार धमाके के साथ आग के शोले उठते देखे। नहीं माने ना, अब भुगतो, जिंदा जलो आग में, माई पंखी गुस्से से बोली। अनारा चारपाई पर बैठी माई पंखी को बगौर देख रही थी। उसने अनारा को आज की रात दूसरा घर दिखाने की बात की थी। माई पंखी 6 घर बना चुकी थी, 7वां बनाने जा रही थी कि यकदम गुस्से में आ गई। अम्मा क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? अनारा ने पूछा। अंजू, 2 पुलिसें हैं, मना किया था कि कागज मत देखना, लेकिन नहीं माने। अब बंद गाड़ी में पड़े झुलस रहे हैं, मैं क्या करूं? माई पंखी बोली। अच्छा चल दफ़ा कर उन्हें, आजा हम अपना खेल शुरू करते हैं। उसने फिर 7वां घर मुकम्मल किया और फसकड़ा मारकर बैठ गई और अनारा से बोली, चल अंजू चल, आजा दूसरे घर में बैठ जा। अनारा उसी अंदाज में जिस तरह माई पंखी बैठी थी दूसरे घर में बराजमान हो गई। माई पंखी ने गले से भारी ताबीज़ उतारकर उसे बाएं हाथ पर रखकर मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली और अनारा से बोली, देख अंजू देख। यकदम अनारा के सामने एक मंजर खुला। एक 13-14 साल की लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग लटकाए गली में जाती नजर आई। ये एक चौड़ी गली थी, आमने सामने घरों के दरवाजे थे, छोटे छोटे घर, निचले मुतवसत तबके की बस्ती। ये 13-14 बरस की लड़की 9वीं क्लास की तालबा थी। उठान अच्छी थी लेकिन अपनी उम्र से 2 बरस बड़ी नजर आती थी। गोरी चिट्टी, दिलकश आंखें, मशहूर कुन सरापा। गली मोहल्ले के हर लड़की की उस पर नज़र थी, लेकिन वो अपनी नज़रें हमेशा नीची रखती। उससे मालूम ही ना होता कि कौन लड़का कहाँ खड़ा है और कौन उसके पीछे चल रहा है। गली के आखिर में एक छोटा सा चौक था, वहाँ 2-4 दुकानें थीं, उन्हीं में एक पनवाड़ी भी था। बाप के अचानक इंतकाल के बाद उसके 16-17 साल लड़के ने दुकान संभाली थी। उसकी दुकान पर मोहल्ले के नौजवान औबाश लड़के खड़े रहते थे, जो हर आने जाने वाली लड़की को देखकर उस पर कोई जुमला कसना या कोई गाना गाकर अपनी नासूदा ख्वाहिशों का इजहार करना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते थे। 9वीं क्लास की यह तालबा अफशां उनके ख़ास निशाने पर थी, लेकिन उसकी शराफत के सामने उनकी कोई पेश नहीं चल रही थी। अफशां अपनी पड़ोसी लड़की ताहिरा के साथ स्कूल जाया करती थी। ताहिरा को नज़रें नीचे रखने की आदत न थी। वो स्कूल जाते हुए इर्द गिर्द खड़े लड़कों के बारे में अपनी रनिंग कमेंट्री जारी रखती। अफशां उसको कितना ही टोकती, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर न पड़ता। इस कमेंट्री का नतीजा ये निकला कि अफशां के कान आंखें बन गई। वो काफ़ी अरसे से किसी असद नामी लड़के के बारे में सुन रही थी, जो उनके ताक़ुब में रहता था, लेकिन उसने कभी कोई ओछी हरकत नहीं की थी। वो बस खामोशी से उनके पीछे चलता और स्कूल से वापस लौट जाता था। ताहिरा अक्सर उसे उकसाती, नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखने की फरमाइश करती, ये बावर कराने की कोशिश करती कि वह सिर्फ अफशां के लिए आता है। अफशां इन बातों के कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। ताहिरा ने जब देखा कि अफशां के दिल का मोम पिघलता ही नहीं, तो उसने एक नया गुल खिलाया। एक दिन बेचैन ताहिरा ने अपने पास से गुजरते असद से बड़े रसान से कहा, यूं आखिर कब तक पीछा किए जाओगे, कुछ मुंह से तो बोलो। ताहिरा की इस हरकत पर अफशां ने उसके जोर से चुटकी ली। वो बिलबिला उठी, मुझे क्यों नोचती है, इस गूंगे से क्यों नहीं पूछती? फिर यकदम ख्याल आया, क्या पता कहीं ये सचमुच गूंगा ना हो। असद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। वो कुछ नहीं बोला। उसके जाने के बाद अफशां ने ताहिरा की अच्छी खासी खबर ली। उसे शदीद गुस्सा आया और इस गुस्से में उसने ताहिरा से दोस्ती तोड़ ली। आज वो अकेली स्कूल गई और वापस आई थी। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी पान की दुकान पर खड़े लड़कों के करीब से गुजरते हुए होती थी। ताहिरा साथ होती तो वह हिम्मत करके वहाँ से गुजर जाती थी। आखिर स्कूल जाते उस दुकान के सामने से गुजरते उसे पसीने आ गए थे। 1-2 लड़कों ने उसका पीछा भी किया था। उन्हीं में से किसी लड़के ने फिल्मी मुकालमे बोलते हुए उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी। नज़दीक ही असद मौजूद था। वो कद्दो काठ का अच्छा था। उसने उस सूखे सड़े लड़के की अच्छी खासी पिटाई कर दी और उसे बाहिफाजत स्कूल तक छोड़ गया। स्कूल के गेट के नज़दीक पहुंचकर अफशां चंद लम्हों के लिए रुकी। जैसे ही असद उसके करीब आया, उसने पहली बार नज़र उठाकर असद को देखा और धीरे से बोली, आपका शुक्रिया। फिर शुक्रिया अदा करके वो वहाँ रुकी नहीं। उसने असद का जवाब भी सुनने की कोशिश नहीं की। असद अच्छे डील डोल का 18-19 साल का वजीर लड़का था। वो एक नज़र में उसकी आंखों में बस गया। इसके बाद खतूत का सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा। अफशां मैट्रिक में पहुंच गई। अब उसे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त हर जगह असद का ख्याल रहने लगा। उसके अंदर की कैफियत बदल गई। वो जो इन मामलात से दूर भागती थी, अब इस मामले में अंदर तक उतर गई। ताहिरा से फिर दोस्ती हो गई। जो बातें उसे पहले बुरी लगती थीं अब वो अच्छी लगने लगी थी। अपने दिल का तमाम हाल कहने के लिए उसने ताहिरा को राजदार बना लिया। असद ने अब बाहर मिलने का तकाजा शुरू किया। उसके बेहद असरार पर वो ताहिरा के साथ एक पार्क में मिलने लगी।
ताहिरा पार्क में जाकर अलग हो जाती और वो दोनों किसी तनहा बेंच पर जा बैठते। ऐसा 2-3 बार हुआ। असद को ताहिरा की मौजूदगी खटकती थी। वो चाहता था कि ताहिरा उनकी मुलाकातों में हायल ना हो, लेकिन अफशां खौफजदा रहती थी। ताहिरा की वजह से उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अफशां के वालिद और भाई एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजिम थे। देखे जाने की सूरत में उस पर क़यामत टूट सकती थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकली तो असद गाड़ी लिए सामने खड़ा था। उसने अफशां और ताहिरा को साथ बिठाया। रास्ते में उसने अफशां को बताया कि वो उसे अपनी बड़ी बहन से मिलाना चाहते हैं। वो उसे मिलने के बाद अम्मी से सिफारिश करेंगी, फिर अम्मी अब्बू उसके घर आएंगे। ये एक अच्छी खबर थी। अफशां चाहती थी कि ताहिरा भी साथ चले, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। तो असद ने ताहिरा को घर के नज़दीक छोड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। असद एक बातूनी लड़का था। वो रास्ते भर अफशां को शादी के ख्वाब दिखाता आया। अफशां बहुत खुश थी कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का आया था जिसने उसे कभी कोई गैर इखलाकी बात नहीं की थी। अब वो उसे अपनी बड़ी बहन से मिलाने ले जा रहा था कि शादी में हाल रुकावटें दूर हों। जब वो दोनों हंसते मुस्कुराते सीढ़ियाँ चढ़ते आखिरी यानी चौथे फ्लोर के एक फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे तो असद ने एक ऐसी हरकत की कि अफशां परेशानी में मुब्तला हो गई। और बात थी भी परेशानी की। असद ने जीन्स की जेब से एक लंबी चाबी निकाली और दरवाजे में लगे ताले के सुराख में डाल दी और उसे देखकर मुस्कुराया। ये आपकी बहन का घर है? अफशां ने परेशान होकर पूछा। हाँ। असद ने पूरे एतमाद से चाबी घुमाई। वो कहाँ है और उनके घर की चाबी आपके पास क्यों है? अफशां की घबराहट बदस्तूर थी। असद दरवाज़ा खोलते खोलते रुक गया और उसकी तरफ पलटते हुए बोला, बाजी एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे स्कूल से आने में देर हो जाए तो परेशान ना होना, ये डुप्लीकेट चाबी रख लो। दरवाज़ा खोलकर इत्मीनान से बैठ जाना और अफशां को कोल्ड ड्रिंक पिलाना ना भूलना। इतना बोलकर उसने अफशां की तरफ देखा। अब तुम बैठना ना चाहो तो वापस चलते हैं। ये कहकर उसने अफशां के जवाब का इंतज़ार ना किया। दरवाज़ा लॉक किया और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। आओ चलें। नहीं असद, बाजी बुरा मानेंगी, कुछ देर इंतज़ार कर लेती हैं, अफशां बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उसने तेज़ी से ताले में चाबी घुमाई और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने की जगह दी। जब वो अंदर आ गई तो असद ने लाउंज की लाइट रोशन की। अगरचे ये दोपहर का वक्त था, लेकिन फ्लैट में अंधेरा था। लाउंज में 4 कुर्सियों वाली छोटी शीशे की डाइनिंग टेबल पड़ी थी। अफशां ने अपना बैग टेबल पर रखा, लाउंज में चारों तरफ नजरें घुमाई। असद ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी ताले में लगी छोड़ दी। फिर उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई और अफशां से पूछा, कहाँ बैठेंगी मोहतरमा? अफशां डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो चाहती थी कि दरवाजे के करीब रहे। इसका मतलब है कि अफशां साहिबा को खासी भूख लगी है? असद ने शरारत से कहा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। अफशां चोर सी बन गई। बाजी का घर देख लो, फिर जहाँ दिल चाहे बैठ जाना। असद ने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए। इस फ्लैट में 2 बेडरूम्स थे। नफासत से सजे हर कमरे से बहन का सलीका झलकता था। असद बेडरूम्स की लाइट जली छोड़कर उसे लाउंज में ले आया और बोला, जी अफशां, कहाँ बैठेंगी? यहीं बैठ जाते हैं। अफशां ने डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी खींच कर कहा। भाई, इससे पहले कि बाजी आ जाएं, हमें कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए, वरना वो आते ही मेरी पिटाई करेंगी। आखिर को वो हेड मिस्ट्रेस हैं। असद फ्रिज की तरफ पढ़ते हुए बोला। अफशां मुस्कुरा कर रह गई। असद ने ठंडे मशरूब की बोतल निकाली। उसमें बमुश्किल 1-1.5 गिलास मशरूब नजर आ रहा था। उसने 2 गिलास और बोतल मेज पर रखी। ढक्कन खोलकर मशरूब गिलास में उंडेला। इस बोतल में इतना ही मशरूब था कि गिलास भर सका। भरा गिलास असद ने अफशां की तरफ बढ़ाया। लीजिए मोहतरमा, आप शुरू कीजिए। मैं अकेली पीऊँगी क्या? अफशां दूसरे खाली गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। आधा आधा कर लेते हैं। अरे नहीं, असद खाली गिलास अपने कब्जे में करते हुए बोला। फ्रिज में एक बोतल और है, मैं वो निकालता हूँ, देख लें बोतल है भी कि नहीं। अफशां हंसकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बाजी ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं कर सकती कि फ्रिज में बोतल ना हो और पीने की दावत दे दें। असद ने बड़े यकीन से कहा। फ्रिज में नई बोतल मौजूद थी। उसने ढक्कन खोलकर अपना खाली गिलास भर लिया और उसके सामने आ बैठा। फिर घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, पता नहीं बाजी कब आएंगी। मेरा ख्याल है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर निकलते हैं। बंद घर में बैठने से कहीं बेहतर है कि बाहर निकलें। चलो समुंदर पर चलते हैं। चलेंगे, पहले बाजी से तो मिल लें। अफशां के दिल में खाली फ्लैट देखकर जो हौल उठा था वो असद की बातों की वजह से ख़त्म हो गया। वो पुरसकून हो गई। उसे यकीन आ गया था कि असद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि यह घर असद की बाजी का था। मगर बाजी ने अफशां को मुलाकात के लिए घर बुलाया था, ये 100% झूठ था। बाजी बेचारी अपनी फैमिली के साथ कोयटा गई हुई थी। चाबी वो अपनी माँ को दे गई थी कि असद को भेजकर घर चेक करवा लें, क्योंकि बंद घर चोरों और डाकुओं के लिए इंतहाई कशिश रखता है। बहन का खाली घर देखकर असद ने डाके की मंसूबाबंदी कर ली थी। इस वक्त डाके का पहला सीन जारी था। कोल्ड ड्रिंक में पहले से ख्वाब आवर दवा मिलाई जा चुकी थी। शिकार अपने अंजाम से बेखबर खुशी खुशी मशरूब नोश कर रहा था और शिकारी की आंखों में गिलास खाली होते देखकर नशा बढ़ता जा रहा था। असद ने गिलास उठाकर मशरूब का आखिरी घोंट लिया और अफशां को इस तरह का तासुर दिया जैसे वो इस इंतज़ार में है कि कब अफशां गिलास खाली करे
और वो लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करें। उजलत के इस तासुर ने अपना काम दिखाया। अफशा ने जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक के घूंट भरे और गिलास खाली कर दिया। असद ने दोनों खाली गिलास किचन में जाकर धोए, बोतल फ्रिज में रखी और अफशा की तरफ देखा और बोला, हाँ अफशा चलें, बाजी तो आई नहीं। जी, अफशा ने जवाब दिया, लेकिन उसे ये याद न रहा कि असद ने उसे क्या कहा था। जिसके जवाब में उसने जी कहा था उसके दिमाग में गुबार सा भर गया। इससे कबल कि वो बेसुध होकर कुर्सी से गिरती, असद ने उसे थाम लिया और उठाकर बेडरूम में ले आया। 2-3 घंटे के बाद जब अफशा को होश आया तो उसे अपनी तही दामनी का एहसास हुआ। शिकार हो जाने पर उसके दिल में शदीद टीस सी उठी। उसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी। वो तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने लुटने का एहसास तो था ही, ये गम उससे सवा था कि असद ने उसके साथ धोखा किया था, उसका एतमाद पारा पारा किया था। असद ने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगी और कहा कि गहरी नींद में उसका हुस्न बलाखेज देखकर वो खुद पर काबू न रख सका। ये न बताया कि कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली किसने डाली थी। उसने बहन के बारे में बताया कि वो स्कूल में टीचर्स की मीटिंग में फंस गई थी, इसलिए आ ना सकी। ये न बताया कि वो शहर में है ही नहीं और आइंदा उनसे मुलाकात का कोई इम्कान भी नहीं। असद ने उसके आंसू पहुंचकर तसल्ली दी कि वो बहुत जल्द अपने वालिदैन को उसके घर भेजेगा। अगर वालिदैन ना माने तो वो उसे कोर्ट मैरिज कर लेगा, उसे अपना बना लेगा, वो परेशान ना हो। लेकिन परेशानी तो उसका मुकद्दर हो चुकी थी। वो अफशा को गाड़ी में बिठाकर अपने घर के करीब छोड़ गया, हमेशा के लिए। घर का दरवाज़ा खुला था। वो घर में दाखिल हुई तो माँ किचन में चाय बना रही थी। अफशा किचन के सामने से गुजरती हुई कमरे में चली गई। बैग रखकर अभी वो शूज़ उतार रही थी कि माँ अंदर आ गई और आते ही सख्त लहजे में बोली, कहाँ थी तू। अफशा एक सीधी लड़की थी, उसकी समझ में कुछ न आया कि माँ से क्या कहे, लेकिन जवाब बहरहाल देना ही था। वो इतना ही कह सकी, अम्मी मैं स्कूल में थी, टीचर ने रोक लिया था। झूठ बोलती है तू। मैं ताहिरा के घर गई थी, उसने मुझे बता दिया कि तू किसी के साथ गई थी। माँ ने उसकी उजड़ी सूरत देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्या करके आ रही है। उसने अफशा का जूता उठाया और उसे मारने लगी। बता तू किसके साथ गई थी। वो चुपचाप पिटती रही और रोती रही। वो क्या जवाब देती, उसके पास कोई जवाब ना था। उसका जिस्म ही नहीं, रूह भी जख्मी थी। जब माँ मार मार कर थक गई तो उसने जूता फेंक दिया। तब अफशा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी मुझे और मारें, इतना मारे कि मैं मर जाऊं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। होने वाली बात होकर रही, कोई टोना टूट का, कोई गोली काम ना आ सकी। जब किसी का आना ठहर गया तो अफशा की माँ ज़ादा की रूह तक कांप गई। रुसवाई और बदनामी ने उसका घर देख लिया। अफशा से ज़्यादा जाहिदा की हालत ख़राब थी। जो होने वाला था वो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार न थी। जायदा अफशा को एक करीबी क्लिनिक लेकर पहुंची। जायदा ने लेडी डॉक्टर की मिन्नत समाजत की, उसके पांव तक पकड़े कि वो किसी तरह अफशा को इस मुसीबत से निजात दिला दे, लेकिन असूल पसंद डॉक्टर टस से मस न हुई। वो कातिल डॉक्टर बनने के लिए हरगिज़ तैयार न थी। नहीं बीबी, मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती। बिलाखिर उसने हतमी अंदाज में फ़ैसला सुना दिया, डॉक्टर साहिबा, अगर आपने हमें रुसवाई से निजात ना दिलाई तो मैं अपनी बेटी को जहर दे दूंगी। जायदा ने अपने दुपट्टे से आंसू पहुँचते हुए कहा। लेडी डॉक्टर के पास इस बात का कोई जवाब ना था। वो खामोशी से उसे देखती रही। जाहिदा अफशा को लेकर क्लिनिक से निकल गई, लेकिन लेडी डॉक्टर के दिल में फांसी चुभा गई। वो माँ का दुख समझती थी, लेकिन उसके पास दुख का मुदावा ना था। बस वो बेबसी से सोचती रह गई। लेडी डॉक्टर के हतमी फैसले की तरह ज़ादा ने भी हतमी फैसला कर लिया था। अगर डॉक्टर उसकी बेटी को रुसवाई से निजात दिलाने से कासिर थी तो क्या हुआ, वो खुद तो बेबस न थी। वो अपनी अफशा को इस रुसवाई से निजात दिलाने पर कादिर थी। उसी रात उसने अफशा को उसके आखिरी अंजाम से दो चार करने का पुख्ता इरादा कर लिया। जब घर के सब अफराद सो गए तो ज़ादा ने अपने बराबर सोई हुई अफशा को उठाया। उठ जा बदबख्त। अम्मी क्या हुआ। अफशा आंख मलती हुई उठ गई। अब भी कुछ और होने को बाकी रह गया। जायदा ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा, जा नहा करा। अम्मी क्यों, ये कौन सा वक्त है नहाने का। अफशा हैरान थी। अब तुझे ऊपर जाना है, अच्छा होगा कि नहा धोकर जाए। ज़ादा ने अजीब लहजे में कहा, ठीक है अम्मी। अफशा को जैसे सारी बात समझ में आ गई। वो उठकर गुसल खाने में चली गई। 10 मिनट के बाद वो वापस आई तो उसके चेहरे पर बड़ा निखार था। चिराग बुझने से पहले भड़कता है, उसका चेहरा इसी कैफियत का गुमाज था। ज़ादा ने उसके चेहरे से फौरन नज़र हटाते हुए कहा, बैठ। अफशा ज़ादा का हुक्म सुनकर बेड पर बैठ गई। ज़ादा ने लकड़ी की अलमारी से बोतल निकाली। वो एक शॉपर में लिपटी थी। ज़ादा ने बोतल शॉपर से निकाली और अफशा को देते हुए बोली, ले मेरी जान, पी जाए से। अम्मी तुमने मेरी जान कहा, अब ये सफ़र मेरे लिए आसान हो गया। लाओ बोतल दो मुझे। अफशा ने माँ के हाथ से बोतल ले ली। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला, अपना चेहरा ऊपर उठाया, मुंह खोला और तेज़ी से तेज़ाब पीती चली गई। तेज़ाब के अंदर जाते उसकी हालत ख़राब हो गई। वो बुरी तरह कराने लगी। तभी अनारा चीख पड़ी, अम्मा अम्मा, इस मंजर को हटा मेरे सामने से, मुझसे नहीं देखा जा रहा। मेरे जिस्म में आग सी लग गई है। माई पंखी यकदम चौंकी और जल्दी से बोली, अच्छा सब्र कर। ये मंजर इंतहाई दिल खराज था। अफशा का सियाल आग में जलता वजूद, उसका तड़पता जिस्म किसी भी इंसान को खून के आंसू रुला सकता था।
माई पंखी ने मुट्ठी खोलकर तेजी से कुछ पढ़ा और दूसरे घर में बैठी अनारा पर फूंक मारी। अनारा की आंखों के सामने यकदम गहरा अंधेरा छा गया। अफशां का तड़पता वजूद उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। बस अनारा गहरे अंधेरे में गहरे सांस लेती रह गई। उसे लगा तेजाब अफशां ने नहीं, खुद उसने पिया था। अभी तक उसके वजूद में आग लगी हुई थी। वो इस दिल दहलाने वाले मंजर को भुला नहीं पा रही थी। चल उठ जा अंजू, माई पंखी ने चांदी का भारी तावीज़ अपने गले में डालते हुए कहा और खुद भी साथ में घर से निकल आई। वो चारपाई पर लेट गई। उस पर शदीद थकन तारी थी। अनारा अपने हवास पर काबू पाते हुए दूसरे घर से निकल आई और चारपाई की पायंती की जाने बैठ गई। उसने माई पंखी की लकड़ी की तरह सूखी टांगों को अपनी गोद में रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। माई पंखी अपने एक हाथ आंखों में रखे कुछ देर यूं ही लेटी रही। फिर अचानक बोली, अंजू, अभी तूने जो कुछ देखा वो किसकी जीवन कथा थी? अम्मा, मुझे नहीं मालूम, अनारा ने जानते बूझते इनकार किया। जन्म जली, ये तेरी जीवन कथा थी, तेरा दूसरा घर, माई पंखी ने अपने पाँव से कोड़ते हुए कहा। अब जा, अंदर चली जा। जाती हूँ अम्मा, अनारा उठते हुए बोली। तू मुझे अपने पास बैठने क्यों नहीं देती? तू मुझ बुढ़िया के पास बैठकर क्या करेगी? माई पंखी ने हंसकर कहा। वैसे भी मेरे पास वक्त कहाँ होता है, चल अब जा तू। अनारा कोई जवाब दिए बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। देखो प्यारे भाई, इतना याद रखो कि वो खबीस बहू के वजूद से ज़रूर निकल गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सैलाब की तरह अपने असरात छोड़ गया है। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही बहू का पाँव भारी हो मुझे फ़ौरन बताना। बच्चे की विलादत तक हमें बहू का खास ख्याल रखना होगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। प्रोफेसर मुजाहिद उठते हुए बोले। इसका मतलब है कि ये सिलसिला भी रुका नहीं? निसार अयूब साथ चलते हुए बोले। बस यूं समझ लें कि हाथी निकल गया है, उसकी दुम बाकी रह गई है, या यूं कह लें कि पलकों की सुइयां रह गई हैं। जो अच्छा लगे वो समझ लें, पर हकीकत यही है कि अभी आखिरी मरहला बाकी है। अल्लाह बेहतर करेगा, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। निसार अयूब से हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। ये आखिरी मरहला ज़रूर था, लेकिन किसी मार्के से कम ना था। पाँव भारी होते ही प्रोफेसर मुजाहिद को मुतला किया गया। उन्होंने उसी दिन मगरिब के बाद हाजिरी दी। बहू को अपने सामने बिठाकर 2-3 मिनट कुछ पढ़ा, पानी भरे गिलास पर दम किया और नाजनीन को पिला दिया और बगैर एक लफ्ज़ बोले घर से निकल गए। 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि अली निसार को मेरे पास भेज दें। निसार अयूब ने फ़ौरन अली को प्रोफेसर मुजाहिद के घर रवाना कर दिया। प्रोफेसर मुजाहिद ने अली निसार को नाजनीन के पेट पर बांधने के लिए एक गंडा दिया और कहा, बहू से कहना कि इसे हर वक्त पेट पर बांधे रखे, इसे किसी भी सूरत उतारे नहीं। जी अच्छा, अली निसार मौदबाना लहजे में बोले। मगरिब के बाद घर से निकलने पर सख्त पाबंदी है। प्रोफेसर मुजाहिद ने एक और हदायत दी। ये पाबंदी कम अज़ कम 3 माह रहेगी। 3 माह बाद बहू घर से बाहर जा सकेगी, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर नहीं। जी ठीक है, अली निसार ने कहा। 2-2.5 माह खैरियत से गुजर गई। फिर एक वाक़या हुआ। नाजनीन और अली निसार दोपहर का खाना खाकर अपनी खाला के घर से वापस आ रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे। फ्लैट की आखिरी 5-6 सीढ़ियाँ रह गई थीं कि अचानक अली निसार को जाने क्या हुआ कि वो लुढ़कते हुए नीचे आ रहे। नाजनीन उनसे 2 कदम पीछे थी। अपने शौहर को गिरते देखकर उनकी चीख निकल गई। वो कम सीढ़ियों से गिरे थे, लिहाजा किसी गहरी चोट से बच गए। बस हाथों और कोहनी पर मामूली चोटें आईं। निसार अयूब ने फ़ोन करके प्रोफेसर मुजाहिद को इस वाक़े से मुतला किया। उन्होंने अली निसार से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। जब अली निसार फ़ोन पर आए तो प्रोफेसर मुजाहिद ने अपने मखसूस लहजे में कहा, हाँ भाई, कहाँ गिरते फिर रहे हो, क्या हुआ था? जवाब में अली निसार ने वाक़या बयान किया। क्या सीढ़ियों पर कोई फिसलन वगैरह थी? प्रोफेसर मुजाहिद ने पूछा। तुम्हारा पाँव फिसला था? नहीं, पाँव नहीं फिसला, बल्कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने धक्का दिया है, अली निसार ने बताया। लेकिन पीछे तो तुम्हारी बेगम थी, क्या उन्होंने धक्का दिया था? प्रोफेसर मुजाहिद बोले। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, अली निसार ने कहा। हो सकता है ये मेरा वहम हो। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, प्रोफेसर मुजाहिद ने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा। 15-20 दिन आराम से गुजर गए। फिर एक मसला खड़ा हुआ। आधी रात को अचानक नाजनीन की आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था, नाइट बल्ब भी रोशन ना था। उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था। उसकी दहशत से आंख खुली थी। कमरे में अंधेरा पाकर वो मजीद हवास गुम कर बैठी थी। अभी वो सोच ही रही थी कि वो कहाँ है और उन्होंने ख्वाब में क्या देखा था कि किसी नौज़ायदा बच्चे के रोने की चीख नुमा आवाज़ आई। ये आवाज़ उनके पहलू से आई थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। घबरा कर बेड की जानिब देखा। बेड पर अली निसार मौजूद थे और वहाँ कुछ ना था। अली निसार की लाइट जलते ही आंख खुल गई। उनकी नज़र मतवाहश नाजनीन पर पड़ी तो वो परेशान होकर उठ बैठे। क्या हुआ नाजनीन? नाजनीन अली निसार के पास आ बैठी। वो कांप रही थी। अली निसार ने उन्हें करीब करते हुए पूछा, क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? जी, डरावना ख्वाब तो देखा ही, लेकिन आंख खुलते ही एक अजीब बात हुई। पहले ये बताएं, ये नाइट बल्ब किसने बंद किया? नाजनीन ने नीले 0 वाट के बल्ब की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तो बंद नहीं किया।
अली निसार ने बटन की तरफ देखा जो ऑन था। वो उठे और बटन को ऑन ऑफ किया, बल्ब ना जला। मेरा ख्याल है फ्यूज़ हो गया। इस कमबख्त ने भी अभी फ्यूज़ होना था। नाजनीन ने गुस्सा किया। कुछ बताओ तो, आखिर हुआ क्या? अली निसार नाजनीन के करीब आ बैठे। तब नाजनीन ने अचानक खौफजदा होकर आंख खुलने की बात की। उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था। ख्वाब उन्हें याद नहीं था, बस एक एहसास था। फिर उन्होंने बताया कि अंधेरे में यूं महसूस हुआ जैसे कोई नौज़ायदा बच्चा उनके पहलू में लेटा चीख रहा है। मुझे लगता है कि यह भी तुमने ख्वाब में ही देखा। अली निसार ने नाजनीन की सारी बात सुनकर कहा। नहीं, उस बच्चे की चीखने की आवाज़ मैंने पूरे होशो हवास में सुनी। नाजनीन उस चीख को ख्वाब का हिस्सा मानने को तैयार न थी। और अभी ये बहस चल रही थी कि वॉशरूम से फिर वैसी ही रोने की चीख नुमा आवाज़ आई। यह आवाज़ इंतहाई करख्त और तेज़ थी। हाय अल्लाह! नाजनीन खौफ के मारे अली निसार से लिपट गईं। क्या आपने ये आवाज़ सुनी? हाँ, मैं देखता हूँ। अली निसार उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़े। वॉशरूम का दरवाज़ा मुकम्मल बंद ना था, थोड़ा सा खुला हुआ था। अली निसार ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। अंदर मलगजा सा अंधेरा था, कुछ दिखाई ना दिया। उन्होंने वॉशरूम की लाइट जलाई। इतने में नाजनीन भी बेड से उठकर दरवाजे पर आ गई थी। अली निसार ने वॉशरूम के अंदर जाकर अच्छी तरह मुआयना किया, लेकिन उन्हें कहीं कोई बच्चा दिखाई ना दिया। वक्त गुजरने के साथ वहशत बढ़ती गई। नाजनीन पर हरदम एक घबराहट सी तारी रहने लगी। प्रोफेसर मुजाहिद का इलाज जारी था। उन्हें हर बात से आगाह रखा जा रहा था। उनका ख्याल था कि जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती, इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहेंगे। बच्चे की पैदाइश के बाद हर तरफ सुकून छा जाएगा। बच्चे के जन्म में अभी 3 दिन बाकी थे। नाजनीन वहशत में मुब्तला थी। जो कुछ उन पर बीत रही थी वो उनका सुकून बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। अब उन्हें सिर्फ बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, बल्कि बच्चा भी दिखाई देने लगा था। अजीबुल खलकत बच्चा। उसके सर और चेहरे पर बेपनाह बाल थे, किसी बिन मानस की तरह। वो किसी भी वक्त कहीं भी दिखाई दे जाता। कभी पहलू में लेटा हुआ रहा होता, कभी कालीन पर पड़ा हाथ पैर मार रहा होता, कभी नाजनीन कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलती तो वो कपड़ों पर पड़ा अंगूठा चूस रहा होता। नाजनीन उसे जब भी देखती उसके दिल खराश चीखें निकल जाती। घर के अफराद परेशान होकर उनके कमरे की तरफ भागते। क्या हुआ, क्या हुआ, सब पूछते। वो बेड पर बैठी रो रही होती। उनका पूरा जिस्म कांप रहा होता। फौरन प्रोफेसर मुजाहिद को इतला की जाती। वो अगर घर पर बुलाते तो बिला ताखीर आ जाते, झाड़ फूंक करते, पानी दम करके देते और नाजनीन के सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते। बेटा बस थोड़ा और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन तो हादी हो गई। दोपहर का वक्त था। नाजनीन खाना खाकर बेड पर नीम दराज थी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला था, लेकिन पर्दा पड़ा था। इत्तफाक से वो दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। अचानक पर्दा हिला और वो नौज़ायदा शैतान बच्चा चलता हुआ अंदर आया और बेड के नज़दीक आकर बोला, अम्मा दूध। नाजनीन के होश उड़ गए। वो चीख भी ना सकी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। नाजनीन जाने कितनी देर बेहोश पड़ी रही। फरीदा किसी वजह से कमरे में आई तो उन्होंने नाजनीन को बेहोश पाया। वो दौड़कर अपने शौहर निसार अयूब के पास गई, उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। फौरी तौर पर नाजनीन को हस्पताल पहुंचाया गया। गुमान ये था कि ब्लड प्रेशर यकदम हाई होने की वजह से नाजनीन पर बेहोशी तारी हुई है, लेकिन ऐसा ना था। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, लेकिन दीगर मामलात कंट्रोल में ना थे। एमरजेंसी में ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। अली निसार और प्रोफेसर मुजाहिद अस्पताल पहुंच चुके थे। प्रोफेसर मुजाहिद ने निसार अयूब को हदायत कर रखी थी कि डिलीवरी के वक्त उन्हें ज़रूर अस्पताल बुलवा लिया जाए। अगरचे फितरी तौर पर बच्ची की पैदाइश में कुछ वक्त बाकी था, लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र ऑपरेशन नागुज़ीर था। ये छोटा अस्पताल था, बुनियादी तौर पर मैटरनिटी होम था। इस अस्पताल की रूह रवां एक तजुर्बाकार लेडी डॉक्टर निगहत खान थी। वो इतला मिलते ही अस्पताल आ चुकी थी। ऑपरेशन जारी था। प्रोफेसर मुजाहिद अस्पताल के प्राइवेट रूम में बैठे सर झुकाए कुछ पढ़ रहे थे। एक कुर्सी पर निसार अयूब और बेड पर अली निसार बैठे थे। फरीदा ऑपरेशन थिएटर के सामने मौजूद थी। वह दिल ही दिल में बहू के बखैर आफियत फारिग होने की दुआ मांग रही थी। ऑपरेशन थिएटर में अजब पुरस्कार सी सनसनी थी। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, पहले तो डॉक्टर निगहत के हाथ कांपे, फिर कमज़ोर दिल नर्स उसे देखते ही बेहोश हो गई। आया ने उसे हाथ लगाने से इनकार कर दिया। वो चीखती हुई बाहर भागी। डॉक्टर निगहत के हाथों हज़ारों बच्चे दुनिया में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अजीबुल खलकत बच्चा आज तक नहीं देखा था। उसका चेहरा बालों से ढका था, गोल सी आंखें, स्याह रंगत, गैर मामूली हाथ पांव जो अंदर की जानिब मुड़े हुए थे। ये इंसान का बच्चा था ही नहीं। पैदा होते उसने एक इंतहाई करीह चीख मारी और उठने की कोशिश की। इस बच्चे को देखकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ की जान निकल गई। सबसे पहले आया थिएटर से निकलकर भागी, फिर बेहोश नर्स के अलावा वहाँ कोई ना रहा। अगर डॉक्टर निगहत मजबूत एसाब की ना होती तो शायद वो भी बेहोश पड़ी होती या सर पर पैर रखकर ऑपरेशन थिएटर से भाग चुकी होती। फरीदा ने चीखती हुई आया को थिएटर से निकलते देखा तो वह दिल थाम कर रह गई। आया फरीदा के करीब आई और बमुश्किल बोली, खुदा की कसम बाजी, वो इंसान का बच्चा नहीं। या अल्लाह रहम, या अल्लाह खैर।
फरीदा ये कहती हुई कमरे की तरफ भागी। प्रोफेसर मुजाहिद और निसार अयूब उन्हें दरवाजे के बाहर ही मिल गए। फरीदा को खौफजदा देखकर वो उनकी तरफ बढ़े। बेगम खैर तो है? वो बच्चा। फरीदा ने रुककर गहरा सांस लिया और फिर बोली, वो इंसान का बच्चा नहीं, पता नहीं क्या है। परेशान ना हो, उसे चादर में लपेटकर बाहर ले आए। प्रोफेसर मुजाहिद जल्दी से बोले, वो जानते थे किसका बच्चा है। हाय नहीं, फरीदा ने खौफजदा होकर कहा। बेगम मैं आपके साथ चलता हूँ, डरे नहीं। डॉक्टर से कहीं वो बच्चा हमारे हवाले कर दे, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। निसार अयूब ने फरीदा का हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हुए कहा। फिर अंदर क्या हुआ, किस तरह हुआ? बहरहाल फरीदा उस बच्चे को चादर में लपेटकर बाहर ले आई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर निसार अयूब मौजूद थे। उन्होंने लपक कर उस शैतान को अपने हाथों में ले लिया और तीर की तरह वहां से निकले। रास्ते में प्रोफेसर मुजाहिद मिल गए। वो इस गैर इंसानी बच्चे के लिए इंतहाई मुस्तरिब थे। उन्होंने चादर खोलकर एक नज़र उस शैतान को देखा। वो उन्हें देखकर गैर इंसानी आवाज़ में घुर्राया और हाथ पांव मारने लगा। प्रोफेसर मुजाहिद ने उसके चेहरे पर चादर डालते हुए कहा, निसार अयूब जल्दी चलें, ये मरने ना पाए। कमरे में जाकर अनारा बेड पर बैठ गई। उसके दिल को सुकून ना था। बार बार अफशां का तड़पता जिस्म उसकी निगाहों में आ जाता। उसे असद पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने मासूम अफशां को इंतहाई अय्यारी से अपने जाल में फंसाया था। सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी, तेजाब तो उसे पिलाया जाना चाहिए था। उसका जी चाह रहा था कि वह उड़ती हुई चली जाए और उसे तेजाब से भरे ड्रम में धक्का दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने सोचा माई पंखी से बात करे, उसकी मदद से वो असद के ठिकाने पर पहुंच जाए। वो एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। माई पंखी चारपाई पर बैठी जाप में मसरूफ थी। अनारा को कमरे से बाहर आते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अभी तक आज़ाद थी, न सिर्फ आज़ाद थी बल्कि वह कमरे से भी निकल आई थी। माई पंखी हड़बड़ा कर उठ बैठी और उसे डांटते हुए बोली, अंजू तू बाहर क्यों आई? चल जल्दी अंदर चल, मैं तुझे जंजीर करूं। अम्मा कर देना, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। अनारा ने उसकी डांट की परवाह ना करते हुए कहा, मुझे एक बात बता अम्मा, जिस लड़की की वजह से मुझे तेजाब पीना पड़ा, क्या मैं उससे इंतकाम नहीं ले सकती? अम्मा तू बड़ी महान है, बस ज़रा मुझे उस लड़के तक पहुंचा दे, मैं उसे जलाकर वापस आ जाऊंगी। ओ मेरी अंजू, तू बड़ी भोली है। ये गुजरे वक्तों की बातें हैं। गुजरे वक्त को छेड़ा नहीं जा सकता, लिखे कर्मों को बदला नहीं जा सकता। जो गुजर गया उसे भूल जा। माजी में जाना मुमकिन नहीं। अगर तू इस तरह इंतकाम पर उतरेगी तो तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तू इधर की रहेगी ना उधर की। माई पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। अम्मा बस मेरा जी चाहा कि उसको जिंदा आग में जला दूं। अनारा को किसी कल चैन न था। इसका मतलब है कि मुझसे गलती हुई? माई पंखी बोली। तुझसे भला क्या गलती हुई? अनारा उसकी बात ना समझी। तेरा जीवन तुझ पर खोलकर, माई पंखी ने कहा। नहीं अम्मा ऐसा ना कह, अनारा तड़प कर बोली। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बारे में सब मालूम हो। मैं कौन हूँ मैं ये जानना चाहती हूँ। बस यही सोचकर मैंने तुझ पर तेरा जीवन खोलना शुरू किया। तू रोज़ मेरे कान खाती थी कि अम्मा बता मैं कौन हूँ। माई पंखी उसकी तरफ देखते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से मुझे इस बात की इजाज़त मिली। अब मैं आइंदा उस वक्त ही तेरे जीवन के बारे में कुछ बोलूँगी जब तू मुझसे वादा करेगी। कैसा वादा अम्मा? अनारा ने पूछा। यही कि जो कुछ देखेगी उसे देखकर चुप रहेगी। चल ठीक है अम्मा, वादा किया, अनारा ने हाथ उठाकर कहा। पर एक बात है अम्मा, ये मर्द हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे और हम कब तक चुप रहेंगे? मूर्ख अंजू, तूने जुल्म देखे ही नहीं। एक वो वक्त था जब लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पति के मरते उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाता था और वो उफ ना करती थी। औरत बेवा हो जाती तो उसे जीते जी मार दिया जाता। उसके जज्बात पर पत्थर बरसाए जाते। पर अब वो कल जैसी औरत ना रही। मर्द उस पर तेजाब फेंकता है तो अब औरत भी उस पर तेजाब डालने लगी है। अब बीवी अपने शौहर को मारकर उसका सालन बनाने लगी है। कल की अनारा और आज की अनारा में बड़ा फ़र्क है। कल की अनारा खामोशी से तेजाब पी गई, लेकिन आज की अनारा इंतकाम पर उतर आई। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब बीवी जालिम शौहर से छुटकारा पाने के लिए हाथ में तेजाब से भरी बोतल पकड़ेगी और अपने शौहर से कहेगी, मुझे फ़ौरन तलाक दे वरना मैं फेंकती हूँ तुझ पर तेजाब। आज कोई मर्द उसे सिगरेट से जलाता है तो कल कोई औरत गर्म चिमटे से उसका जिस्म दागेगी। माई पंखी अपनी धुन में बोलती गई। छोड़ अम्मा, जाने तो क्या ख्वाब देखने लगी। अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2-4 मिसालों से समाज नहीं बदला करता। समाज बदलने के लिए इनकलाब की ज़रूरत होती है और इनकलाब मर्द लाया करते हैं, फिर औरतें नहीं ना मफ्तू की मफ्तू। मेरी अंजू, तू नहीं जानती कि औरत किस कदर ताकतवर होती है। जब मर्द के हिसाब पर सवार होती है तो उसका सारा इनकलाब, सारा फ़लसफ़ा, सारी अकल टखनों में आ जाती है। माई पंखी ने बड़े पते की बात की। औरत को अपना आप खोजना चाहिए। वो कैसी 2 धारी तलवार है उसे जानना चाहिए। वो कैसा मीठा जहर है उसे समझना चाहिए। अम्मा, हमारा मसला ये है कि हम दूसरे के मुजालिम की तो बात करते हैं, लेकिन खुद जो जुल्म कर रहे होते हैं उस पर गौर नहीं करते। अनारा ने नया मौजू छेड़ा। अंजू क्या कहना चाहती है, साफ बोल। माई पंखी ने उसे घूरा। अम्मा साफ बोली तो तू नाराज़ हो जाएगी।
नहीं होंगी नाराज, तेरे दिल में जो आया है उसे बाहर निकाल। अम्मा तूने मुझे कैद कर रखा है, क्या ये जुल्म नहीं? अनारा ने बड़े प्यार से बड़े मीठे अंदाज में कहा। हम मर्दों की तो बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि औरत औरत पर ज्यादा जुल्म करती है। अच्छा बहुत बोल ली, अब चुप कर। माई पंखी आईने में अपनी असल शक्ल देखकर गुस्सा हुए बगैर न रह सकी। चल अंदर, तू बिल्ली ही भली, तुझे किसी दिन पंजा मारूंगी, फिर पता चलेगा मेरी बिल्ली होने का। अनारा ये बात कह ना सकी, बस सोच कर रह गई, और सोच अमल की पहली सीढ़ी होती है। वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले। निसार अय्यूब के हाथों में वो शैतान मौजूद था। चादर में लिपटा होने के बावजूद वो हाथ पांव मार रहा था। उसमें नौजायदा बच्चे से कहीं ज्यादा ताकत थी। इत्तफाक से अस्पताल के गेट पर ही एक खाली रिक्शा मिल गया। वो दोनों तेजी से उसमें सवार हो गए और करीबी कब्रिस्तान चलने को कहा। रिक्शा वाला फौरन चल पड़ा। प्रोफेसर मुजाहिद मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे, वो गैर इंसानी बच्चा अकड़ता चला जा रहा था। उसके हाथ पांव चलाने के अंदाज में सख्ती आती जा रही थी। कब्रिस्तान पहुंचकर प्रोफेसर मुजाहिद ने खड़े होकर इधर उधर देखा, शायद कब्रिस्तान का जायजा लिया, और फिर तेजी से एक तरफ चल दिए। प्रोफेसर मुजाहिद की रफ्तार बहुत तेज थी। निसार अय्यूब का उनके साथ चलना दोबर हो रहा था। प्रोफेसर मुजाहिद मुड़कर एक लम्हे को निसार अय्यूब को देखते और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते। काफी अंदर जाकर प्रोफेसर मुजाहिद एक टूटी कब्र के पास ठहर गए। रास्ते में उन्हें एक फावड़ा और पानी का कनस्तर रखा हुआ नजर आया। उन्होंने फावड़ा उठा लिया। ये फावड़ा उनके हाथ में था। टूटी कब्र के बराबर एक और कब्र थी। इन दोनों कब्रों के दरमियान इतनी जगह मौजूद थी कि इस शैतान के लिए गड्ढा खोदा जा सकता था। निसार अय्यूब ने चाहा कि प्रोफेसर मुजाहिद इस शैतान को अपने हाथों में ले लें तो वो खुद उसके लिए गड्ढा खोद दें, लेकिन प्रोफेसर मुजाहिद ने उन्हें मना कर दिया। ये काम वो खुद करना चाहते थे, ये उनके अमल का हिस्सा था। प्यारे भाई, इस मनहूस को कब तक गोद में उठाए रखोगे? अरे फेंको इसे जमीन पर, प्रोफेसर मुजाहिद ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। निसार अय्यूब ने चादर में लिपटे उस गैर इंसानी मखलूक को जमीन पर लिटा दिया, और वो अभी सीधे खड़े ही हुए थे कि अकब से एक करख्त आवाज आई। ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर मुजाहिद ने फावड़ा चलाते हुए मुड़कर देखा। निसार अय्यूब ने एक नज़र चादर में लिपटे शैतान पर डाली, जो बड़ी तेजी से हाथ पांव मार रहा था। फिर उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखा। चंद कदम के फासले पर एक अधेड़ उम्र गोरकन हैरान परेशान खड़ा था। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उसने दोबारा पूछा। कब्र खोदनी थी तो हमें बताते। अरे ये बच्चा तो जिंदा है। निसार अय्यूब, प्रोफेसर मुजाहिद उनसे मुखातिब हुए। ये तजुर्बेकार गोरकन है, इसने सैकड़ों मुर्दे दफनाए होंगे, इसी इंसान का जिंदा बच्चा समझ रहा है। जरा इसे इसका चेहरा तो दिखा दे। ये कहकर वो पूरे इत्मीनान से कब्र खोदने में मसरूफ हो गए। आ जाओ भाई, जिंदा बच्चा देख लो, निसार अय्यूब ने खौफजदा करने वाले लहजे में कहा। गोरकन बगैर कुछ बोले 2 कदम आगे बढ़ाया और हिलती चादर पर नजरें जमा दी। निसार अय्यूब ने जमीन पर पड़ी उस गैर इंसानी मखलूक के चेहरे से बहुत एहतियात से चादर हटाई, और जैसे ही चादर हटी उससे शैतान ने एक गैर इंसानी चीख मारी। चीख के साथ जब गोरकन की उस पर नजर पड़ी तो हर वक्त मुर्दों के साथ उठने बैठने के बावजूद वो खुद पर काबू ना रख सका। वो घबराकर बोला, अरे जल्दी करो, इस मुसीबत को जल्दी दफन करो। फिर वो वहां नहीं ठहरा। उसके जाने के बाद निसार अय्यूब ने प्रोफेसर मुजाहिद के इशारे पर चादर में उसका चेहरा अच्छी तरह लपेट दिया। वो बेड की चादर थी जो खासी बड़ी थी। उस नौजायदा शैतान का चादर से बाहर निकल आना मुमकिन न था, लेकिन निसार अय्यूब महसूस कर रहे थे कि वो चादर में बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह आज़ाद हो जाए। तब वो निसार अय्यूब से मुखातिब होकर बोले, प्यारे भाई, अब मैं एक खास अमल शुरू करूंगा। आप 4 कदम आगे जाकर पीठ मोड़कर खड़े हो जाएं। आप किसी सूरत पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, चाहे मेरे चीखने की आवाज़ ही क्यों ना आए। अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये महज एहतियातन बताया है। मैं अपना काम करके खुद आपके सामने आऊँगा। पीछे फिर भी मुड़कर नहीं देखना है, समझ गए ना प्यारे भाई मेरी बात? जी समझ गया, निसार अय्यूब ने पुर यकीन अंदाज में कहा। चलें फिर कदम बढ़ाएं, प्रोफेसर मुजाहिद ने हदायत की। निसार अय्यूब ने 4-5 कदम आगे बढ़ाए और फिर ठहर गए और पीछे मुड़े बगैर बोले, ठीक है? हाँ जनाब ठीक है, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा, और चादर में लिपटे शैतान की तरफ मुतवज्जा हुए। निसार अय्यूब पीठ मोड़े खड़े थे। उन्हें प्रोफेसर मुजाहिद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से पढ़ रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं। अचानक एक इंतहाई तेज चीखने की आवाज़ आई। ये उसी शैतान की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सख्त तकलीफ में मुब्तला हो। फिर इस चीख में कई मर्द औरतों की आवाज़ें शामिल हो गईं। वो सब चीख चीख कर रो रहे थे। फिर यकलख्त सारी आवाज़ें बंद हो गईं। अब सिर्फ फावड़ा चलाए जाने की आवाज़ आ रही थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे प्रोफेसर मुजाहिद उस गड्ढे में मिट्टी डाल रहे हों। बुलंद आवाज़ में उनके पढ़ने की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। गड्ढा भरा जा चुका था। फावड़े से मिट्टी दबा दबा कर गड्ढे को सख्त कर दिया गया। अब प्रोफेसर मुजाहिद इस हमवार गड्ढे की मिट्टी में अपनी अंगश्ते शहादत घुसाकर ज़ेरे लब तेज़ी से पढ़ रहे थे।
ये इस अमल का आखिरी हिस्सा था। हर काम इत्मीनान बख्श तरीके से हो गया। गैर इंसानी मखलूक जिंदा दफनाई जा चुकी थी। मगरिब का वक्त करीब था। कब्रिस्तान पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और निसार अय्यूब शिद्दत से प्रोफेसर मुजाहिद के सामने आने के मुंतजिर थे। प्रोफेसर मुजाहिद ने हमवार कब्र पर कुछ पढ़कर 3 बार पैर मारा। अपने हाथ पांव झाड़े और फावड़ा उठाकर निसार अय्यूब के मुकाबले आ गए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मुबारक हो प्यारे भाई, वो शैतान का बच्चा दफनाया गया, बस अब सुख ही सुख है। प्रोफेसर मुजाहिद निसार अय्यूब के साथ कब्रिस्तान से निकल आए। रास्ते में उन्होंने फावड़ा जहां से उठाया था वहीं वापस रखा। गेट पर गोरकन को खड़े देखकर उन्होंने कुछ रकम जेब से निकालकर उसके हवाले की और उसे हदायत की कि हमवार ज़मीन पर ब्लॉक रख दे और गड्ढे को खोदने की हरगिज़ कोशिश न करे वरना अंधा हो जाएगा। वो बेचारा पहले उसकी शक्ल देखकर खौफजदा हो गया था। अब क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा था कि वो गड्ढा खोदकर दोबारा उस शैतान की शक्ल देखता। कब्रिस्तान से बाहर आकर वो रिक्शे का इंतज़ार करने लगे। प्यारे भाई, अब मैं घर जाऊँगा। आपने जो कुछ कब्रिस्तान में देखा सुना वो सब अमानत है हमारी। ये राज ही रहे। यहाँ का हाल तो राज ही रहेगा, लेकिन घर के लोगों खसूसन अली निसार को कुछ तो बताना होगा। निसार अय्यूब ने पूछा। हाँ, बस इतना कि उस मरदूद को जिंदा दफन कर दिया है। अब आइंदा फिक्र की कोई बात नहीं, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। इस असना में एक रिक्शा आकर उनके नज़दीक रुका। वो बोले, मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको अस्पताल छोड़कर घर निकल जाऊंगा। वहाँ सब परेशान होंगे। और फिर जैसा कि प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा था कि बस अब सुख ही सुख है, तो ऐसा ही हुआ। अगले साल अली निसार के यहाँ साइमा ने जन्म लिया और इसके 2 साल बाद आबिर ने दुनिया में आंख खोली। आबिर की आमद से पहले ही निसार अय्यूब अल्लाह को प्यारे हो गए। वो अपने पोते की शक्ल ना देख सके। वो बस बैठे बिठाए चले गए थे। रात का खाना खाकर अपने बेड पर आकर बैठे। अपनी बेगम से पानी मांगा। फरीदा पानी लेकर कमरे में आई। इतनी देर में वो नकल मकानी कर चुके थे। अब उनका पोता आबिर 3 दिन से उन्हें ख्वाब में देख रहा था और उनकी गोद में अपने उस भाई को देख रहा था जो इंसान न था, गैर इंसानी मखलूक था। अली निसार ने हर वो बात आबिर को बता दी थी जो उनके इल्म में थी। नाज़नीन उन वाक़यात को दोहराना तो दूर की बात, सोचते हुए भी घबराती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके साइमा की मौजूदगी में उन दिल दहला देने वाले वाक़यात को दोहरा दिया। सारी वाक़यात सुनकर आबिर ने तो कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन साइमा माँ से लिपट गई थी। हाय अम्मी, वो बच्चा कौन था? मुझे क्या पता। नाज़नीन उस बच्चे का तस्वुर करके ही थर्रा उठी। अम्मी, क्या आपने उसकी शक्ल देखी थी? साइमा ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं उस वक्त बेहोश थी, नाज़नीन ने बताया। अच्छा ही हुआ जो मैंने उस मनहूस की शक्ल नहीं देखी। हाँ, तुम्हारी दादी ने उसे ज़रूर देखा था और उन्होंने ही उसे तुम्हारे दादा के हवाले किया था। बाद में तुम्हारी दादी ने उसकी शक्ल और सूरत के बारे में मुझे बताया था। अम्मी, कैसा था वो? इस मर्तबा आबिर ने सवाल किया। अब छोड़ो बेटा, अपने अब्बू से पूछ लेना, उन्होंने भी उस मनहूस को देखा था। नाज़नीन ने उसकी शक्ल और सूरत को बयान करने से एतराज़ किया और इससे कबल के बच्चे कोई मजीद सवाल करके उनको परेशान करते वो कमरे से उठकर चली गईं। अली निसार आबिर को मुसलसल 3 रोज़ तक दिखाई देने वाले ख्वाब से परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आबिर को यह ख्वाब क्यों नजर आया, जबकि वो इन वाक़यात से लाइलम था। उसने अपने दादा को भी ना देखा था। ये ख्वाब 3 दिन तक उसे एक ख़ास वक्त और एक ख़ास अंदाज में नजर आया था। अली निसार सोचते रहे कि इस मसले पर किससे बात की जाए। सोचते सोचते अचानक उनका ध्यान प्रोफेसर मुजाहिद की तरफ गया। वो इस मसले पर सही रोशनी डाल सकते थे। एक तवील अरसे से उनकी प्रोफेसर मुजाहिद से मुलाकात न हुई थी। वालिद के इंतकाल के बाद बस एक आध बारी वो घर पर आए थे। अली निसार अलबत्ता ईद बकर ईद उन्हें सलाम करने चले जाते थे। फिर वो रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद अपने बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो गए। हैदराबाद मुंतकिल होने के बाद अली निसार का उनसे रब्ता न रहा। एक शाम वो प्रोफेसर मुजाहिद के पुराने घर चले गए। उन्हें मालूम था कि वहाँ प्रोफेसर के छोटे बेटे रिहाइश पजीर हैं। उनसे उनका हैदराबाद का पता हासिल करके वो आबिर को अपने हमरा लेकर उनसे मिलाएंगे। जब अली निसार प्रोफेसर मुजाहिद के छोटे बेटे के घर पहुंचे और उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया तो बेटे ने अफसरदगी के साथ बताया, अब्बा का तो इंतकाल हो गया। हैं? कब? अली निसार को यह सुनकर झटका सा लगा। आज 8 दिन हो गए। जुमेरात की शाम उनका इंतकाल हुआ था और ये वो दिन था जिसकी सुबह आबिर को पहली बार वो ख्वाब नजर आया था। क्या प्रोफेसर मुजाहिद की मौत से इस ख्वाब का कोई ताल्लुक था? ये बात तो बात की थी कि इस ख्वाब का ताल्लुक उनकी मौत से था या नहीं। असल मसला ये था कि आबिर को यह ख्वाब नजर आया क्यों। इस मामले पर अगर रोशनी डाल सकता था तो वो प्रोफेसर मुजाहिद ही थे। वो ही ना रहे थे तो अब किससे इस मसले पर बात की जाती। बस फिर ये बात आई गई हो गई। आबिर 2-4 दिन तो इस ख्वाब से मुतासिर रहा। जब 3 दिन के बाद ख्वाबों का ये सिलसिला बंद हो गया तो वो भी भूलता गया। मलका को वो अलबत्ता भूल ना पाया। वो यूं सलीके से उसे याद आती जैसे बारिश हो वक्फे वक्फे से। लेकिन जब उसकी बेवफाई किसी सनसनाती गोली की तरह उसके आर पार होती तो फिर उसे कुछ याद ना रहता। साइमा ने उन दिनों आबिर का खास ख्याल रखा था।
उसने अपने वालिदैन के हवाले से कभी कोई बात नहीं की थी। वो उसका बातिन छलनी करना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि इस उम्र में ऐसा हो जाता है। खूबसूरत लड़की किसी खुशबू की तरह होती है, आप चाहें या ना चाहें वो आपके अंदर उतर जाती है। साइमा चाहती थी कि उसका भाई मलका को भुला दे, वो उसके अंदर से निकल जाए, इसलिए वो जानबूझकर उसका जिक्र छेड़ती रहती थी। कुरीद कर उसके बारे में पूछती थी। यादों के फोड़े पर निश्तर्जनी करती कि यादों का जहर उसके अंदर से निकल जाए और वो ज़हनी और रूहानी तौर पर सेहतमंद हो जाए। साइमा बाप के घर आती तो वो ज़्यादातर वक्त आबिर के साथ गुजारती और अपने घर होती तो उसे बुला लेती। साइमा के बच्चों से उसे इश्क था और साइमा के शौहर असलम को उससे लगाव था। एक दिन साइमा आबिर को लेकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर गई। उसे अपने घर का सौदा लेना था। नाजनीन ने भी उसे एक फहरिस्त थमा दी। आबिर इस तरह की शॉपिंग से घबराता था, लेकिन साइमा के असरार पर वो उसके साथ चला गया। स्टोर पर खासा रश था। अचानक वो एक ट्रॉली से टकराया। झटका लगने से ट्रॉली से कुछ पैकेट नीचे गिरे। सॉरी कहकर आबिर ने पैकेट फर्श से उठाकर ट्रॉली में रखे और जब उसने ट्रॉली वाली पर नज़र की तो उसे बड़ी पुरशौक निगाहों से अपनी तरफ देखते पाया। उन निगाहों में जाने क्या बात थी कि आबिर ने खुद को अचानक गहरे बादलों में घिरा पाया। उसने महसूस किया जैसे उसका वजूद अदम हो गया हो। यह एहसास बस चंद लम्हों का था, फिर सब कुछ ठीक हो गया। वो दिलकश लड़की उसे देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। आबिर ने उसे मुड़कर देखा। वो जीन्स पहने हुए थी। जीन्स के ऊपर हाफ स्लीव्स की सुरख शर्ट थी। शर्ट जीन्स के अंदर न थी, ऊपर थी और लंबी थी। मौनी सूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे पुरकशिश उसकी आंखें थीं। बड़ी पुतलियों वाली आंखों का रंग गहरा काला था। ये गैर मामूली आंखें थीं जो बड़ी तेजी से बंदे को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। इतने में साइमा उसके करीब आ गई। फिर वो दोनों शॉपिंग में मसरूफ हो गई। वो लड़की स्टोर में 2-3 मरतबा उसे दिखाई दी। वो उसे देखकर हर बार हल्का सा मुस्कुराई और रश में गुम हो गई। साइमा की खरीदारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। बस उसे बच्चों के लिए बिस्किट और टॉफ़ियाँ लेना थी और आबिर को अपने लिए शर्ट खरीदना थी। साइमा ने उसे कहा कि वो गारमेंट्स की शॉप पर शर्ट्स निकलवाए। वो बिस्किट और टॉफ़ियाँ लेकर वहाँ आ रही है। गारमेंट्स की दुकान पर अभी उसने शर्ट्स निकलवा कर देखना शुरू की थी कि उसे अपने पास एक मसूर कौन धीमी खुशबू का एहसास हुआ। बेख्तियार उसने अपने दाएं जानिब देखा तो उसे अपने बराबर खड़े पाया। जाने कब वो चुपके से उसके बराबर आकर खड़ी हो गई थी। आबिर थोड़ा सा पीछे हटा ताकि वो निगाह के जाविये में आ सके। वो भी थोड़ा सा पीछे हटी। उसने कंधे पर पड़े बैग की छोटी जिप खोली, इसमें से कार्ड निकाला, जिप बंद की, बैग को कंधे पर दुरुस्त किया और विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरा कार्ड है, अगर आपका जी चाहे तो मुझसे मिलने आ जाइएगा। आप कौन है? आबिर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं एक मामूली सी आर्टिस्ट हूँ, चाहती हूँ आपको पेंट करूँ। लड़की कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोली। आबिर ने कार्ड पर नज़र डाली। कार्ड पर आरजू और उसके नीचे आर्टिस्ट लिखा था। डिफेंस के किसी अपार्टमेंट का पता दर्ज था। यह अपार्टमेंट हॉकी स्टेडियम के आसपास था और आखिर में मोबाइल नंबर था। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखिए, मेरी दरख्वास्त को रद्द मत कीजिएगा। आइएगा ज़रूर, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आरजू ने मुस्कुराते हुए अजब लहजे में कहा। उसने जाने ये बात किस अंदाज में कही कि उसके ज़हन पर नक्श होती चली गई। अभी वो उसकी बात का कुछ जवाब देने का सोच ही रहा था कि वो जा चुकी थी। उसने आबिर का जवाब सुनने की भी जहमत गवारा न की थी। आबिर ने जाती हुई आरजू को अपनी नज़रों के हिसार में लेना चाहा, लेकिन वो दाएं जाने मुड़कर नज़रों से ओझल हो चुकी थी। आबिर ने गहरा सांस लेकर कार्ड को देखा और फिर इसे बड़ी एहतियात से जेब में रख लिया। चंद लम्हों बाद ही साइमा वहाँ पहुँच गई। आबिर ने शुक्र अदा किया कि साइमा ने इस अचानक वारदात को अपनी आंखों से ना देखा। उसने जल्दी से साइमा को शर्टों की जाने मुतवज्जा किया और आरजू के बारे में सोचने लगा कि ये कैसी घटा थी जो बिन बरसे ही उसे शराबूर कर गई थी। पंजा मारना तो कोई मुश्किल काम ना था। बाज़ औक़ात अनारों को मई पंखी पर शदीद गुस्सा आता। वो इंतकाम की आग में जलने लगती और उसका जी चाहता कि वो पंजा मारकर मई पंखी की दोनों आंखें बाहर निकाल दे, और वो ऐसा करने की कुदरत रखती थी। लेकिन मसला ये था कि फिर इसके बाद क्या होगा? माई पंखी उसे अपनी कैद से आज़ाद तो नहीं कर देगी। अभी तो इतना था कि जब उसका जी बहुत घुटने लगता तो वो उसे लड़की के रूप में ले आती थी। इस तरह उसे कुछ सुकून मिल जाता। पंजा मारने की सूरत में मुमकिन था कि वह हमेशा के लिए उसे बिल्ली का रूप धारने पर मजबूर कर देती। फिर क्या होता? वो यूं ही घुटकर मर जाती। आसान तरीका यही था कि वो किसी इंतकामी कार्रवाई के बारे में ना सोचे, बल्कि उसकी खुशामद करके जल्दी जल्दी अपने बारे में सब कुछ जान ले। और अगर इस दौरान कोई ऐसा राज हाथ लग जाए कि वो बुढ़िया को मारकर अपने असल रूप में आ सके तो फिर वो यहाँ से निकल भागे। उसने फैसला किया कि आइंदा कोई ऐसा इकदाम ना करेगी जिससे वो मुश्किल में फंस जाए। सुबह वो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकली। उसने बावर्ची खाने में झांका। माई पंखी चूल्हे के आगे बैठी थी। मिट्टी की हंडिया में सियाल उबलने को था। अंजू जल्दी कर, माई पंखी ने काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली को देखते हुए कहा। अंजू तेज़ी से बावर्ची खाने से निकली। उसने चारपाई पर छलांग लगाई। वहाँ से बावर्ची खाने की छत पर चढ़ी। उसे देखते ही छत पर बैठे कौवों में खलबली मच गई। वो चीखते हुए झुकाई देकर फिजा में उड़ गए।
अंजू ने बावर्ची खाने की छत से कब्रिस्तान वाली दीवार की मुंडीर पर जकंद भरी, लेकिन वो मुंडीर पर बैठे 2-3 कौवों में से किसी को अपनी गिरफ्त में ना ले सकी। तब अंजू ने नीम के दरख्त पर छलांग लगाई। यहाँ कोई कौवा ना था। वो नीम के पत्तों में छुपकर बैठ गई और उसने नजरें मुंडीर पर जमा दी। मैदान खाली देखकर कौवे इधर उधर से मुंडीर पर आने लगे। अंजू ने कौवे को अपनी नज़रों की गिरफ्त मिल गया और उस पर बिजली की तरह गिरी। अब कौवे का उसकी गिरफ्त से निकलना मुहाल था। वो उसके मुंह में दबा फड़फड़ा कर रह गया। अंजू ने मुंडीर से बराह रास्त चारपाई पर छलांग लगाई और कौवे को मुंह में दबोचे माई पंखी के सामने आकर खड़ी हो गई। माई पंखी ने बड़े माहिराना अंदाज से फड़फड़ाते कौवे को अपनी हाथों की गिरफ्त मिल गया और इसे हंडिया में झोंक कर ढक्कन ढक दिया और इस पर वजनी ईंट रख दी। आमतौर से अंजू अपना काम सर अंजाम देने के बाद बावर्ची खाने से चली जाती थी। वो सेन में चारपाई के पाए के साथ लगकर लेट जाती या फिर कमरे में घुस जाती। आज वो पीढ़ी के पास खड़ी होकर उसकी तरफ मुंह उठाकर देखने लगी। माई पंखी ने चूल्हे की आंच तेज करते हुए अपना चेहरा घुमाकर उसकी आंखों में देखा और फिर बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ मेरी अंजू? अंजू जवाब में उसकी सूखी टांगों से अपना जिस्म रगड़ने लगी। माई पंखी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या चाहती है? अम्मा, मैं अपना तीसरा घर देखना चाहती हूँ। माई पंखी के दिमाग में आवाज़ आई। कोई बात नहीं, दिखा दूंगी। माई पंखी बगैर लब हिलाए बोली। कब? आवाज़ आई। आज रात को, माई पंखी ने जवाब दिया। क्या ये काम दोपहर में नहीं हो सकता? उसकी आवाज़ आई। नहीं, हम लोगों के लिए रात बनाई गई है। हमारी कुव्वतें तारीकी में बेदार होती हैं। सूरज छुपते ही हम आज़ाद हो जाती हैं। तू दिन को रात में तब्दील होने तक इंतज़ार कर ले, फिर मैं वो दिखा दूंगी जिसकी तू ख्वाहिशमंद है। ठीक अंजू? माई पंखी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली। ठीक अम्मा। अंजू ने म्याऊं की आवाज़ निकाली और बावर्ची खाने से निकल गई। वो खुश थी कि आज की रात उसे अपना एक नया रूप देखने को मिलेगा। रात के चेहरे पर निखार आ चुका था। वो एक नए रूप में ढल रही थी। कब्रिस्तान से लोगों के बोलने और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। इंसान सो चुके थे और शैतानों की आंखें खुल रही थी। रात अपने जोबन पर थी। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। माई पंखी के सेन में भी घुप अंधेरा था। माई पंखी ने सेन में लगा मरियल बल्ब बुझवा दिया था और वो खुद फसकड़ा मारकर 7वें घर में बैठ चुकी थी। चल अंजू, बैठ जा तीसरे घर में, माई पंखी ने आवाज़ लगाई। अनारा जो चारपाई पर बेचैनी से इस आवाज़ की मुंतज़िर थी, फौरन उठ खड़ी हुई। उसने तीसरे घर में माई पंखी के अंदाज में नशिस्त जमा ली और उसकी तरफ देखने लगी। स्याह चेहरे, स्याह कपड़ों और स्याह रात में उसे नज़रों से ढूंढ निकालना आसान ना था। माई पंखी ने चांदी का तावीज़ गले से उतार कर मुट्ठी में लिया और बोली, देख तेरे सामने क्या है? अनारा ने आंखें खोलकर सामने देखा। उसे माई पंखी के धुंधले ही उले के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। अम्मा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस तू नज़र आ रही है, वो भी धुंधली सी, अनारा ने बताया। अंजू, क्या तूने आंखें खोली हुई हैं? हाँ अम्मा, अनारा बोली। अंजू, आंखें बंद कर, माई पंखी ने हुक्म दिया। कर ली? हाँ अम्मा, वो बोली। अब देख तेरे सामने क्या है? माई पंखी ने पूछा। अम्मा, मेरे सामने एक फलाही इदारे का साइन बोर्ड है, अनारा जल्दी से बोली। चल अंदर चल। ठीक है, चलती जा। अब दाएं तरफ मुड़ जा, सामने जो दरवाज़ा खुला है उसमें दाखिल हो जा। ये जो सामने एक बुढ़ी माई बैठी है, इसके पास एक नौज़ायदा बच्ची लेटी है, नज़र आई? माई पंखी की आवाज़ आई। हाँ अम्मा, नज़र आई, प्यारी बच्ची है। अम्मा, क्या ये मैं हूँ? अनारा ने सवाल किया। नहीं, ये तू नहीं है, माई पंखी इतना कहकर चुप हो गई। देख अम्मा, ख्वामख्वाह तजस्सुस ना पैदा कर, जल्दी बता, अनारा बेचैन हुई। ये तू नहीं, तेरी बच्ची है, माई पंखी ने इंकशाफ किया। अम्मा, फिर मैं कहाँ हूँ? अनारा बोली। ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, अलबत्ता ये बताए देती हूँ कि तेरा शौहर जेल में है, माई पंखी ने कहा। अम्मा, मेरा शौहर जेल में क्यों है? उसने क्या जुर्म किया है? अनारा ने पूछा। वो कातिल है, माई पंखी ने बताया। किसको कत्ल किया उसने? ये भी अभी नहीं बताऊंगी, माई पंखी हंस कर बोली। फिर कुछ बताएगी भी या अब ऐसे ही टहलाती रहेगी? अच्छा चल, मैं वक्त की धारा को पलटती हूँ, अब तू देखती जा और समझती जा। ठीक है अम्मा, अनारा मुतमईन लहजे में बोली। फिर उसकी आंखों के सामने मंजर बदला। वो नौज़ायदा बच्ची जिसे माई पंखी ने अनारा की बेटी बताया था, आंखों से ओझल हो गई। एक मुतवस्सत तबके का दरमियाना घर उसके सामने था। घर में चहल पहल थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। घर में जहेज़ का सामान भरा था। दूसरे शहर से आए हुए मेहमान भी मौजूद थे। जोड़ों की पैकिंग जारी थी। लड़कियां ढोलक लिए गा बजा रही थीं। इन लड़कियों के दरमियान दुल्हन भी मौजूद थी। जर्द कपड़ों में बैठी दुल्हन के चेहरे पर उन कपड़ों का अक्स पड़ रहा था, लेकिन हल्दी चेहरे पर एक तमानियत का एहसास था। पिया घर जाने की खुशी थी। वो सर झुकाए बैठी थी। जोहा को उसकी सहेलियों और पड़ोस की लड़कियों ने घेरा हुआ था। जोहा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। उसे ढोलक बजाना भी खूब आता था। वो शादी ब्याह की जान समझी जाती थी। शादी किसी की होती कहीं होती, रिश्तेदारों में, पड़ोस में या सहेलियों में, जब तक जोहा ना आ जाती गानों में जान ही ना पड़ती। अब खुद उसकी शादी थी।
रोज़ाना गानों की महफिल सज रही थी। रोज़ उसे गाने की फरमाइश हो रही थी, लेकिन जोहा गाना तो कुजा, ढोलक बजाने को राजी ना थी। मैंने बहुत गा बजा लिया, जाने कितनी शादियां निपटा दी, अब तुम लोग गाओ, जोहा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। आज गाने की आखिरी महफिल थी। आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी थी। कल जोहा की रुखसती थी। जब यह तकरीबन इख्तिताम को पहुंचने लगी तो जोहा की एक बहुत करीबी शादीशुदा सहेली ने ढोलक उसके सामने रखी और बोली, देख जोहा, हमने जो गाना बजाना था वो गा बजा लिया, अब तुझे आखिरी गीत सुनाना होगा। अगर तू नहीं गाएगी तो हम सुबह तक यहीं बैठे रहेंगे। जोहा ने अपनी नज़रें उठाकर अपनी प्यारी सहेली नादिया को देखा। नादिया ने अपने होंठ सिकोड़े और हाथ जोड़कर दरख्वास्त की। तब जोहा को अपना फैसला बदलना पड़ा। उसने ढोलक खींचकर अपनी टांग के नीचे दबाई और एक बहुत पुराना गीत शुरू किया। चोर बाबल का घर, मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा। जब यह गीत खत्म हुआ तो हर लड़की की आंखों में आंसू थे, जबकि जोहा की आंखों में एक आंसू ना था। फिर जाने क्या हुआ कि गाना खत्म करने के बाद जोहा एक झटके से उठी और अपने कमरे में जाकर बेड पर गिरी और सिसक सिसक कर रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। जोहा की किस्मत में शायद रोना लिखा जा चुका था। ये जोहा का दूसरा निकाह था। एक निकाह इससे पहले टूट चुका था। लड़के वाले दौलतमंद लोग थे, उन्हें अपने स्टेटस का बड़ा ख्याल था। रिश्ता करते वक्त तो खूब आगे पीछे घूमे, फिर जैसे ही निकाह हुआ तो उन लोगों ने कैंचली तब्दील कर ली, नित नई फरमाइशें शुरू कर दी। शादी हॉल किसी पोश इलाके में बुक करवाएं, आला अफसरान शिरकत करेंगे, जहेज अच्छा हो, रिश्तेदार देखेंगे। जोहा के वालिद मुलाजिम पेशा सीधे साधे इंसान थे, वो ये सब कहाँ से करते। उन्होंने माजरत कर ली तो लड़के ने तलाक देने में ज़रा भी देर न लगाई। जोहा के वालिद जाकिर हुसैन को एहसास हुआ कि शादी हमेशा अपने बराबर वालों में करनी चाहिए। वैसे वो इस रिश्ते पर राजी ना थे, लेकिन लड़के वालों के असरार की वजह से उन्हें हाँ कहना पड़ी थी और जिस बात का डर था वो होकर रही। अब जहाँ रिश्ता हो रहा था वो उन जैसा ही घराना था। लड़का बैंक में मुलाजिम था, स्मार्ट था। जोहा के वालिदैन को यह घराना पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। जोहा जाकिर की इकलौती बेटी थी। उन्होंने कर्ज लेकर अपनी बिसात से ज़्यादा जहेज इकट्ठा कर दिया। लड़के वाले कहते रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, लेकिन जहेज लेने से इनकार ना किया। अगरचे जोहा जाकिर की सगी बेटी ना थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी एहसास ना होने दिया कि वो सगी बेटी नहीं है, और ये बात उससे छुपाई भी नहीं कि उसे उन्होंने एक फलाही इदारे से हासिल किया था। उसके वालिदैन का अता पता ना था, क्योंकि वह अंगूठा चूसती झूले में डाली गई थी। वालिदैन ने उसके साथ कोई निशानी ना छोड़ी थी। जोहा बड़ी साबिर, सीधी और शरीफ लड़की थी। उसने अपने वालिदैन के सामने कभी कोई मसला खड़ा नहीं किया। वो ग्रेजुएट थी, भरपूर कॉलेज लाइफ गुजारी थी, लेकिन कभी किसी लड़के को अपने पीछे नहीं लगने दिया। घर में जो खाने को मिल जाता खा लेती, जो पहनने को दिया जाता उसे हंसी खुशी कबूल कर लेती। फरमाइश करना उसने सीखा ही ना था। शायद उसके लाशऊर में यह बात थी कि ये उसके असल वालिदैन नहीं है। अगर वो उसे वहाँ से ना लाते तो पता नहीं वो उसी इदारे में या जाने कहाँ रुल रही होती। इन लोगों ने उसे मोहब्बत दी, इज्जत दी, तालीम दी, हर तरह से उसका ख्याल रखा, बिल्कुल सगी बेटियों की तरह परवरिश की। और आज उसे एक अच्छे लड़के और अच्छे जहेज के साथ रुखसत किया जा रहा था। कोई बाप अपनी बेटी के मुकद्दर से वाकिफ़ नहीं होता। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि शादी के बाद उसकी बेटी पर क्या पहाड़ टूटने वाले हैं, तो वो हरगिज़ उसकी शादी ना करे। जोहा को तवक्को न थी कि उसका शौहर आशिर ऐसा निकलेगा। वो देखने में जितना मासूम और शरीफ नज़र आ रहा था, अंदर से उतना ही टेढ़ा था। घूंघट उठाते ही आशिर ने जो तोहफा दिया वो लफ्ज़ों का था। फरमाया, लड़कों को लाइन मारने वाली लड़कियां मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। अगर तुमने कभी ऐसी हरकत की तो कत्ल हो जाओगी मेरे हाथों। एक पढ़े लिखे बैंक मुलाजिम और चेहरे से मासूम नजर आने वाले शौहर की पहली बात सुनकर जोहा सन्नाटे में आ गई। ये क्या बात की इन्होंने? वो आशिर की शक्ल देखती रह गई। दुल्हा के मुंह से निकलने वाला पहला जुमला इस कदर बेहुदा और लिच्चर। कहते हैं कि चेहरे शख्सियत की अक्कास होती हैं, लेकिन यहाँ तो चेहरे पर मास्क चढ़ा था जिसे एक जुमले ने ही उतार दिया। जोहा को अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि उसकी ज़िंदगी आइंदा किस अंदाज में गुजरेगी। साथ ही उसने यह भी तय कर लिया था कि जैसी गुजरेगी वो गुजारेगी, कभी अपने वालिदैन पर अपनी ज़िंदगी का हाल ना खोलेगी। आशिर इंतहाई शक्की शख्स था। औरत गुस्सावर शौहर को बर्दाश्त कर लेती है, कंजूस मर्द को सह लेती है, थप्पड़ मारने वाले खावंद को दरगुजर कर जाती है, लेकिन नहीं बर्दाश्त होता तो शक्की शौहर। शक्की बीवी भी मर्द के लिए अजाब बनती है, लेकिन शौहर के पास चॉइस होती है। ऐसी बीवी से छुटकारा हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जबकि औरत के पास कोई चॉइस नहीं होती। शक एक ऐसा जहर है जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। शक्की मर्द इस बात से नावाकिफ़ होते हैं कि औरत में फ़रेब देने की सलाहियत मर्द से ज़्यादा होती है। आप औरत को 7 नालों में बंद कर दें, आप औरत को 7 तालों में बंद कर दें, और अगर उसे ख़राब होना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ख़राब होने से नहीं रोक सकती। शक्की शौहर के ज़हन में अगर औरत की फितरत का ये पहलू वाजे हो जाए तो फिर हर झगड़ा मिट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत को आज़ाद छोड़ दिया जाए। शौहर निगरानी रखे लेकिन शक न करे उस वक्त तक जब तक उसके हाथ ठोस सबूत ना आ जाए।
जोहा बुर्का नहीं पहनती थी। ससुराल वालों की तरफ से फरमाइश आई कि बेटी को जहेज में बुर्का दें। जाकिर ने जोहा से बात की। जोहा ने खुश दिली से कहा, कोई बात नहीं अब्बू, मैं बुर्का पहन लूँगी। जोहा ने ससुराल आकर बुर्का पहनना शुरू कर दिया, लेकिन आशिर को किसी तरह चैन न था। आशिर की माँ बहनें पर्दा नहीं करती थीं, बस बाहर निकलते हुए चादर ले लिया करती थीं, जबकि आशिर के हुक्म पर जोहा को बुर्का ओढ़ना पड़ा। घर में खानदान के लड़कों का आना जाना था। आशिर की बहनें पड़ोस में बिला रोक टोक जाया करती थीं। जोहा को पड़ोस में जाने की इजाज़त न थी। जोहा को पास पड़ोस से कोई दिलचस्पी भी न थी। पड़ोस से कोई लड़की आ जाती तो वो उससे अच्छी तरह बात कर लेती, वरना उसे आए गए की कोई फिक्र न होती। आशिर का 2 मंजिला मकान था। जोहा की ऊपर रिहाइश थी। 2 कमरे थे, एक में जोहा, दूसरे में उसकी जेठानी रिहाइश पजीर थी। खाना मुश्तरक था, भरा पूरा घर था। 2 भाइयों की बीवियां नीचे सास ससुर के साथ रहती थीं। एक देवर जो अभी गैर शादीशुदा था साथ रहता था। जोहा शोहर का मजाज समझते हुए अपने देवर या जेठों से बात करते हुए खासी मोहतात रहती थी, जबकि भाइयों की बीवियां और भाई आज़ादाना गुफ्तगू करते थे। ये गुफ्तगू कभी बेतकल्लुफाना भी हो जाती, लेकिन ऐसी गुफ्तगू में जोहा कभी हिस्सा न लेती। इन तमाम एहतियातों के बावजूद आशिर साहब के दिमाग न मिलते थे। वो किसी भी वक्त चिरागपा हो जाते और जोहा से सवाल करते, सादिक तुम्हें घूर कर क्यों देख रहा था? सादिक आशिर के छोटे भाई का नाम था। सवाल यह था कि अगर कोई घूर कर देख रहा है तो उससे पूछा जाता। पूछा जोहा से जाता। जोहा इसका क्या जवाब देती? सब्र का घूंट पी कर रह जाती। 2-4 घर छोड़कर एक लड़का अपनी गैलरी में आकर खड़ा हो जाता तो आशिर उसे टोकता, ये तुम्हें देखने के लिए यहाँ खड़ा होता है, ज़रूर तुमने इसे लाइन दी होगी। उस बेचारी को यह तक नहीं मालूम था कि किस घर से कौन लड़का गैलरी में खड़ा होता है। वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। अगर किसी काम से सेन में आना भी होता तो वो अपना काम करती और अंदर चली जाती। कोई दुकानदार खुश इखलाकी से बात कर लेता तो इरशाद होता, ये तुम्हें देखकर हंस क्यों रहा था? उसने तुम्हारी बात करते ही पैसे कम कर दिए। मुझे तो कम करने से मना कर दिया था। बुर्का में जोहा की सिर्फ आंखें नजर आती थीं। चेहरा नजर आता तो फरीफ्ता होने का शुबा भी किया जा सकता था। पैसे अगर कम कर दिए तो इसलिए नहीं कि जोहा ने कोई बेतकल्लुफाना अंदाज इख्तियार किया। पैसे उसने इसलिए कम कर दिए कि जोहा ने उसकी गिरफ्त की और दूसरी दुकान का हवाला दिया जहां वो कम पैसों में दस्तयाब थी। 2 साल के बाद आशिर के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया। ये बच्ची भी उसकी नज़र में मशकूक ठहरी। उस दिन जोहा बिखर गई। उसने आशिर के सामने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। आप मुझे रोज़ाना मार लिया करें, मार का ज़ख्म भर जाएगा, मगर ये ज़ुबान का वार मेरी रूह तक ज़ख्मी किया दे रहा है। मुझे इससे बचाएं। रोने धोने और हाथ जोड़ने से बेहतर है कि इस बच्ची के बाप का नाम बता दो। आशिर ने इंतहाई सफाकी से कहा, इसके बाप का नाम आशिर है। जोहा ने पुरयकीन लहजे में कहा, झूठ बोलती है तू? आशिर ने चीख कर कहा, मैं झूठ बोलती हूँ तो फिर आप सच बता दें। बिलाखिर जोहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं जानता हूँ उसका नाम, मैं तेरी जुबान से कहलवा करूँगा। आशिर ने अंधेरे में तीर चलाया। आशिर के वालिद उस वक्त घर पर थे। उन्होंने जो ये तकरार सुनी तो कमरे से बाहर आ गए और बोले, आशिर ये क्या बक रहे हो तुम? ऐसी पाकबाज बहू पर इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बा आप ना बोलें, यह आपका मामला नहीं, मेरा और इस आवारा औरत का मामला है। आप दरमियान से हट जाएं, मुझे इससे पूछने दें। देखना अभी असल बाप का नाम बताएगी। आशिर ने अपने बाप को एक तरफ हटाते हुए कहा। तब माँ आगे बढ़ी। उसने आशिर को सख्ती से डांटा, बाप के साथ बदतमीजी करते तुम्हें गैरत नहीं आती? बेगैरत, कहीं जाकर डूब मरो। इससे पहले कि वो माँ के साथ कोई बदसलूकी करता, उसकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल बाज उठा। उसने गुस्से से मोबाइल जेब से बाहर निकाला और ऑन करके बोला, हेलो। आशिर को जवाब में जो सुनने को मिला उसने उसके तन बदन में आग लगा दी। आग तो लगना ही थी। ये फ़ोन एक लड़की का था, उस लड़की का जो गाहे गाहे आशिर को जोहा के बारे में नित नई खबरें देती रहती थी। वो खुद को जोहा की सहेली बताती थी, ऐसी राजदार सहेली जिससे जोहा कुछ नहीं छुपाती थी। जब उसका जी चाहता वो आशिर से बात करती और ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सच्ची है, आशिर को यह भी बता दिया करती कि आज जोहा ने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उसके घर क्या पका था और किसने पकाया था। ऐसी पक्की रिपोर्ट को नज़रअंदाज करना आसान न था, जबकि आशिर का मजाज बेपर का कव्वा बनने का था। वो इंतहाई वहमी और शक्की मर्द था। वो लड़की आग लगाने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देती थी। अगर आशिर बाद में उससे रब्ता करना चाहता तो ना होता। वो लड़की बात करने के बाद पहले मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ करती, फिर सिम तब्दील कर लेती। नतीजा ये कि आशिर कोशिश के बावजूद उससे रब्ता न कर पाता। इस फ़ोन के सिलसिले को 1-1.5 माह से ज़ायद नहीं हुए थे। जोहा को मालूम ना था कि कोई लड़की उसकी सहेली बनकर उसके बारे में क्या जहर उगल रही है। उस लड़की का जोहा से हरगिज़ कोई ताल्लुक ना था। वो पड़ोस की लड़की थी जिसकी आशिर की बहन फरखंदा से खासी दोस्ती थी। फरखंदा की शादी के बाद उसने आशिर की भाभियों से दोस्ती गांठ ली। दरअसल वो इस घर में आशिर के छोटे भाई सादिक के लिए आती थी। वो एक हासिद किस्म की लड़की थी। नाम था उसका रेहाना। रेहाना बराबर वाले फ्लैट में रहती थी। वो अपने घर की बजाय ज़्यादातर यहीं घुसी रहती। फिल्म और फैशन उसके मरगूब मौज़ूआत थे।
जोहा किसी और मिजाज की थी, इसलिए वो उसे ज़्यादा मुँह न लगाती और ये बात रिहाना को अच्छी न लगती थी। नतीजा ये कि वो उसके खिलाफ भाभियों के दिलों में नफरत के बीज बोती रहती। रिहाना इस घर की हर बात से वाकिफ़ थी। वो सादिक पर जान देती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन सादिक को इस तरह की लड़कियां पसंद न थी। वह संजीदा मिजाज लड़का था। इस घर में अगर कोई आइडियल शख्सियत थी तो वो जोहा थी। सादिक अपने भाई के मजाज से वाकिफ़ था, इसलिए जोहा से दूर रहता था, बहुत नपी तुली बात करता था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी रिहाना को किसी तौर तवक्को न थी। जब रिहाना ने शादी के लिए शदीद असरार किया और सादिक के टरखाऊ जवाब पर उसने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया, तो बिलाखिर सादिक को नफ़ी में जवाब देना पड़ा और ये जवाब रिहाना को शदीद खिलजान में मुब्तला कर गया। उसने सोच लिया कि वो सादिक से इस इनकार का इंतकाम लेकर रहेगी। उसने एक तीर से दो शिकार करने की ठानी। सादिक मुनकिर और जोहा मुतकब्बिर को क्यों ना एक ही छुरी से ज़िबा कर दिया जाए। शातिर रिहाना ने बड़ी जामे मनसूबाबंदी की। जोहा के यहाँ किसी भी वक्त मेहमान आने की तवक्को थी। आशिर के मजाज से वो भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो घर की भेदी थी। उसने लंका ढाने की ठान ली और उसने आशिर के कान में कतरा कतरा जहर टपकाना शुरू किया। ये जलती पर तेल डालने वाली बात थी। पहले आशिर को जोहा की तरफ से होशियार रहने को कहा गया। फिर जब जोहा के यहाँ मेहमान की आमद हो गई तो उस नौज़ायदा बच्ची को मशकूक बना दिया गया। वो खुद को जोहा की राजदार सहेली बताती थी, लिहाजा सारी बातें जोहा के हवाले से कही जाती थी। मसलन जोहा ने मुझे ये बताया है कि क्योंकि मेरा शौहर मुझ पर शक करता है, लिहाजा मैंने भी उससे ऐसा इंतकाम लिया है कि ज़िंदगी भर याद करेगा। ये बच्ची उसकी नहीं है, ये बच्ची इस घर में रहने वाले किसी फ़र्द की है। मैं आशिर को चाय में नींद की गोली देकर उसको बुला लेती थी। ये मुझ पर ख्वामखा शक करता था। अब मैंने इसका शक यकीन में बदल दिया और इस अहमक को कुछ मालूम नहीं। एक शकी आदमी को खुद उसकी बीवी के हवाले से बताया जाए तो फिर उसका तिल मिलाना हक बजानिब था। जब आशिर अपने मुजरिम का नाम पूछता तो वह हंसकर कहती, बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या है। अब आशिर से सब्र नहीं हो रहा था, लिहाजा उसने शर्मो लिहाज छोड़कर जोहा को अपने निशाने पर ले लिया। रिहाना उस वक्त घर में मौजूद थी। भाभी उसे रिपोर्ट देती रहती थी। उस वक्त वापस से बाहर हुआ तो भाभी ने रिहाना से ऐसे नाजुक वक्त में घर से जाने का इशारा कर दिया। रिहाना खुद अब यहाँ नहीं ठहरना चाहती थी। वो जानती थी कि फैसलाकुन मरहला आ पहुंचा है। हमलावर हमले के लिए तैयार है, बस रिमोट का बटन दबाना है। रिमोट की सूरत मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में था। वो सीधी अपने घर गई। तेज़ी से उसने सिम तब्दील की और वॉशरूम में जाकर उसने आशिर को फ़ोन किया। आशिर ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और बोला, हेलो, आप कई दिनों से मुझसे अपनी बच्ची के असल बाप के बारे में पूछ रहे थे। अगरचे मेरी सहेली जोहा ने मुझे असल बाप का नाम बता दिया था, लेकिन मैं आपको उसका नाम बताकर सदमा नहीं पहुंचाना चाह रही थी। लेकिन अब आप बज़िद हैं और मुझे कसम भी दे दी है, लिहाजा मजबूर होकर उसका नाम बता देती हूँ। आपकी बच्ची का असल बाप है आपका छोटा भाई सादिक। इस इत्तला ने आशिर के तन बदन में आग लगा दी। वो आपे से बाहर हो गया। उसकी नसों में दौड़ने वाला खून तेज़ाब बन गया। वो दौड़ता हुआ किचन में गया। वहाँ से उसने 9 इंच लंबे फल की तेज़धार छुरी उठाई और तेज़ी से जोहा पर वार करता चला गया। हर वार पर कहता, बता इसका बाप कौन है। जोहा तड़प कर जवाब देती, आप। जोहा में जब तक जान रही वो आप कहती रही और वो चीखता रहा, मैं नहीं, सादिक बोल। घर में सब लोग दम बखुद खड़े थे। किसी में हिम्मत न थी कि उस जुनूनी का हाथ पकड़ ले। जब शैतानी खेल ख़त्म हो गया तो वो खून आलूद छुरी लेकर घर से निकल गया। थाने में जाकर इकबाल जुर्म कर लिया। उसने थानेदार से कहा कि इस बच्ची को किसी फलाही इदारे में भिजवा दिया जाए, इसे घर में ना रखा जाए। मैं इस गंद को घर में नहीं देखना चाहता। और सादिक से कहना मेरा इंतज़ार करे। जब अनारा जोहा के कत्ल का मंजर देख रही थी तो हस्बे मामूल उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने छुरी के ये वार अपने जिस्म पर महसूस किए। जोहा के जिस्म से उबलता हुआ खून उसके होश उड़ा गया। वो घुटी घुटी सांस लेकर बोली, अम्मा बस कर, हटा इस मंजर को मेरे सामने से। अच्छा, परेशान ना हो। माई पंखी ने अपनी मुट्ठी खोली, जल्दी जल्दी कुछ पड़ा और तीसरे घर में बैठी अनारा पर फूंक मारी। अनारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तीसरे घर में बैठी अपने हवास दुरुस्त करने लगी। लंबे और गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला। इतनी देर में माई पंखी ने चांदी का भारी तावीज़ गले में डाला और साथ में घर से निकलते हुए बोली, चल अंजू आ जा। माई पंखी अपनी खुली चारपाई पर जाकर लेट गई। वह जब भी अनारा की ज़िंदगी की झलक दिखाती तो वो खुद भी मुतासिर होती थी। वह निढाल सी हो जाती थी। अनारा माई पंखी के पैरों में चारपाई पर बैठ गई और उसकी सूखी टांगें अपनी गोद में रखकर दबाने लगी। ये वो अमल था जिसे माई पंखी को बहुत सुकून मिलता था और उसका दिल खुश हो जाता था। हाँ अंजू, देख लिया तूने अपना तीसरा घर। माई पंखी अपनी आंखों पर हाथ रखे रखे बोली, अम्मा उस हराफा रिहाना ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। अनारा ने बड़े तासुफ से कहा, हाँ लेकिन बची वो भी नहीं। उसने जोश में आकर आशिर की भाभी के सामने यह राज खोल दिया। भाभी इतने बड़े राज को राज न रख सकी। उसने सादिक को बता दिया कि यह सब किया धरा रिहाना का है। उसने शादी से इनकार का इंतकाम लिया। सादिक ने रिहाना से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार किए
और फिर एक दिन वो उसे समुंदर पर ले गया। उसका गला घोंटा और समुंदर में फेंक कर घर आ गया। माई पंखी ने बताया, अम्मा ये बहुत अच्छा हुआ, ये जानकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अनारा खुश होते हुए बोली, चल अब तू आराम कर और मुझे अपना काम करने दे। माई पंखी चारपाई से उठते हुए बोली, अम्मा आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी है, अब तू क्या काम करेगी, चल तू भी सो जा। अनारा ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है कि मैं रात को नहीं सोती, मैं जाने कहाँ होती हूँ। ये कहकर माई पंखी टहलने लगी और अनारा ने कमरे की तरफ रुख किया।